ओके सो मैंने बोला था ना कल 5 नहीं चलेगा 10 और 5 फ्री में देते तो वैल्यू नहीं रहता किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना तो 3 दिन अटेंड किया कितनी आप लोग में से 3 दिन कौन कौन अटेंड किया आप लोग दोनों को देना है बाकी को ओके so everybody is familiar with bias सर बता सकते हैं ठीक है लोग क्या है bias अभी तो नहीं होता फेवर करना कोई भी रीजन नॉट फेवर इन द सेंस लिखा हुआ है उसको बस मुझे बताओ कि आपने अपने कैंसर ट्रायल या स्टडी में क्या हुआ deviation from truth with results in wrong association or effect बोलना तो बहुत आसान है कोई एक जन कोई एग्जांपल देगा वायरस का डॉक्टर्स कभी-कभी डायग्नोसिस में एरर करते हैं तो ये वो भी डिविएशन फ्रॉम ट्रूथ है तो बायस एंड एरर में फर्क क्या होगा एरर को पता नहीं है बायस जानबूझ के करते हैं जानबूझ के करते हैं सर जैसे कि कुछ मेडिसिन को प्रमोट करने के टाइम कुछ मेडिसिन को प्रमोट करने के टाइम जैसे हम लोग सर जैसे कि हम लोग इधर पे रिपोर्टिंग बायस होता है जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर फीमेल का ऐसा रिपोर्टिंग एरर हो गया रिपोर्टिंग बायस यही तो बायस और एरर में फर्क क्या होगा आपने रिपोर्टिंग बायस बोला तो रिपोर्टिंग बायस बायस एरर बायस और एरर let's say मैं एक simple condition some girls might if you are young adults and teenagers these days क्योंकि हमारे mothers को तो आती नहीं है do a gynecological checkup right they are biased towards the girl कि उसका sexual partners multiple है तो क्या bias की वजह से क्या होगा if you tell that you have multiple sexual partners within a gynecology most gynecology देखने के लिए they are not willing to understand right they start questioning और ऐसे क्यों कर सकते हैं you are an adult you can decide ये तो bias है उसमें error नहीं है bias और error में फर्क आप लोग कोई माशा उससे क्यों बैठे उधर की जगह है उधर की जगह आपको कल उधर बैठे थी ये लड़का पसंद नहीं आया ट्राई तो कर रहे थे क्लास में मेरा लव लेटर जा रहा है क्या है बायस और क्या है और अगर वो हुआ तो वो ठीक से डायग्नोज नहीं कर पाएगी तो एरर हो जाएगा तो फिर बायस क्या होगा एरर यस मेडिकल एरर होता है और इन्वेस्टिगेटर बायस होता है या क्लिनिशियन बायस होता है तो दोनों में फर्क है ये हमारे लिए अच्छा रिसर्च है सर जैसे मान लीजिए आई वांट टू फाइंड आउट द प्रेवलेंस ऑफ कैंसर इन दिस एरिया so we are being assigned to go to all the diagnostic center to fetch the data so जो investigator है he is going to that diagnostic center जो उसके लिए convenient है सामने है traveling अच्छा है like traveling is easy so that will be kind of bias I feel so it is फील का कंफ्यूजन है रिसर्च फीलिंग का वही सर फीलिंग का कोई रोल नहीं है रिसर्च misconception
सिंपल लॉजिक है, बायस हमेशा इंटरनल या इनहेरेंट है, राइट? और एरर है वो हमेशा एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मुझे मैनिपुलेशन एसेस करना है तो मिड अपना सर्कमफ्रेंस लेवल देना चाहिए, बेसिक सर्कमफ्रेंस हाइट मिड को लेना इजी है, लेकिन इसके बाद एक मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस में इशू है, क्योंकि वो एग्जैक्टली क्लासिकल इम्पोर्टमेंट के बीच का मिडल है, उसी को लेना पड़ता है क्योंकि वहीं तक पहुंच जाता है, राइट? अगर वो टी से नहीं आए, सबसे मैक्सिमम कोर्स जो है हमारा इधर आता है, तो अगर उधर रेस्ट नहीं है तो पता चल जाता है कि बच्चे में रेस्ट नहीं है, करेक्ट? तो अगर वो मैंने मिड अपर आर्म के बदले उसके नीचे डाल दिया, ऊपर डाल दिया, तो वो एरर होगा। बायस क्या होगा? बायस ये होगा कि वो लेडी को लग रहा है कि मेरे को वो एरिया में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे अपर कास्ट हैं, और उसका नोशन है, बायस ये है कि अपर कास्ट के बच्चे हैं, उन लोगों को तो खाना वाना ठीक ही रहेगा, माल नरिश क्यों रहेंगे, तो मैं क्यों जाऊँ? वो होता है बायस, तो वो इनहेरेंट होता है। दूसरा होता है मेजरमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल एरर। इसी के लिए हम लोग कभी भी मेजरमेंट बायस और मेजरमेंट एरर में हमें फर्क पता होना चाहिए। मेजरमेंट बायस ये तब होता है जब मैं जो मेथडोलॉजी की करेक्ट है वो मैं यूज नहीं करता हूँ, या फिर आई एम फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट बायस कब होगा? मैं एक ट्रायल में ट्रायल चल रहा है, इस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, राइट? और वो ट्रायल में तो जो स्टैटिस्टिशियन है उसको पता चल जाता है कि ये कौन सा सेट में कौन सा डेटा है, तो वो बिना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एनालिसिस करेगा, उसको पगार हॉस्पिटल देना, तो एरर थोड़ी करेगा, बायस ले जाएगा ना। एरर कब होगा? जब वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट गलत डाल देगा। बायस तब होगा जब वो इस तरह का वेरिएबल चूज करेगा कि वो ड्रग को पॉजिटिव वे में दिखा है, उस तरह, तो वो उसको बोलते हैं बायस। दूसरा होता है एरर। बायस इज ऑलवेज इंटरनल, इट्स इनहेरेंट, एरर्स आर ऑलवेज एक्सटर्नल। So do not go into, you have to understand one जहाँ पे वो वेरिएबल्स कॉन्शियस, फार्मा कंपनीज क्या करते हैं? मेजरमेंट बायस, आउटकम बायस होता है, वही आउटकम चूज करते हैं जहाँ पे उनको दिख रहा है कि एफिकेसी है, वो लोग कोई वेरिएबल्स चूज करते हैं जहाँ पे मेजरमेंट पॉसिबिलिटी है। एरर्स नहीं करते हैं, कोई नहीं कहता कि डेटा फच करते हैं, पॉसिबल नहीं आज के। स्टार्ट्स वाले जानते हैं कि आपको जो देखने का नजरिया थोड़ा चेंज कर दो तो डेटा सही से दिखना चालू हो जाता है। और इसमें तो एफिकेसी है, पूरा कंपनी का 15 साल का प्रॉफिट की बात है, अगर नहीं दिखाएंगे तो कल ड्रग चलेगा मार्केट में, उतारेगा। एरर नहीं है, बायस। एरर तब होता है जब उसने एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट गलत करा दिया, उसको बोलते हैं मेजरमेंट एरर। या आपने वेट स्केल लिया लेकिन वेट स्केल को कैलिब्रेट नहीं किया, आप हर बच्चे का वेट ले रहे हैं, छोटा बच्चे का, और वेट स्केल यूजुअली 15 या 20 के बाद 15 या 20 आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का वेट की वजह से ऊपर नीचे स्प्रिंग सब ऊपर चला जाएगा। 20 के 15 के बाद आपको वो स्केल कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कैलिब्रेट नहीं किया तो मेजरमेंट एरर हो जाएगा, उसको बोलते हैं एरर। दूसरा को बोलते हैं बायस। Why is it important? Because you are going to understand the risk of bias. That is why, see, in this world, when you are becoming as a senior, it is not about knowing what you are doing. You have to know why you are doing. That is also important. Meta analysis को कोई भी YouTube दे देगा, क्यों स्टडीज को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रैंडम इफेक्ट डालते हैं। और रैंडम इफेक्ट तो YouTube भी बताएगा, लेकिन उसके पीछे का जो कहानी है वो YouTube नहीं बताएगा। As a researcher, your science means you should know why you are doing it. भगवान ने भी अगर जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो दुनिया बनाने की लगत किया था शुरू में, अगर आप नॉन है किसी में, उसके लिए एक रीजन था कि मुझे क्यों चाहिए। वो अकेला बैठा था, कुछ टाइम पास नहीं करना था करके नहीं बनाया, एक रीजन था उसको अपने जैसा एक इमेज बनाना था, ताकि वो देखे कि मेरा जो मैंने जो बनाया वो कहाँ तक जा सकता। That is the reason. Learn everything from it. So as a researcher, as a person of science, you should know why you are doing something, not what you are doing.
how you are doing anyway nowadays you could produce that. Why you are doing it, that is important. People do not realize I-square क्यों डालते हैं, कहाँ से डालना है वो तो मुझे नहीं पता है, वो वेरिएबल को क्यों आता है, जब वो इम्पोर्टेंट है उसके बाद ही तो आप करोगे ना कि क्या करना है. So that is where you have to understand. Bias वो statistical टेस्ट चूज करने के पहले का वेरिएबल में आ गया. एरर तब आएगा जब आप वो वेरिएबल को I-square के अलावा दूसरा कुछ डालेंगे, वो होता है एरर, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एरर. अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बिल्डिंग आवर रिसर्च एज अ रिसर्चर. As a clinician also, if you are moving down that path, you have to know why am I prescribing this? How to prescribe that a medical college can teach. But what is the, it's not about what is the disease, what is happening. You have to know what the drug is working for, what is happening. Same thing is that. So bias can be present. Now, if this is the bias, then how can it be present in primary studies? Study में भी bias कैसे आता है? पर्पस इन सेलेक्ट किया तो सिलेक्शन बायस होता है. अगर मैंने परफॉर्मेंस को मेजर मतलब किसी और, फॉर एग्जांपल आई एम फंडेड बाय द ड्रग कंपनी, आई एम सपोज टू मेजर, आई एम टू डॉक्टर, राइट, आई एम सपोज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टेस्ट. दैट टेस्ट machine is given by the company. You think I will write the correct test number? That's what performance is. There you are detection bias. मतलब रिपोर्टिंग बायस. रिपोर्टिंग बायस में क्या होगा? आप लोग किसी ने पेपर लिखा हुआ है, मैनेजमेंट लिखे हैं, बड़ी रिटर्न ऑफ साइंटिफिक पेपर्स पढ़े आपने, अगर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो ध्यान में रखना पी वैल्यूज अगर जहाँ पे सिग्निफिकेंट है वो पूरा टेबल डालो, पूरा डिस्क्रिप्शन डालो. नेगेटिव वैल्यूज या तो होगा ही नहीं, या तो होगा तो भी एक सेंटेंस में लिखो, और अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो उसको सिर्फ स्टार डाल के छोड़ देगा. तो नॉन सिग्निफिकेंट से क्या वैल्यू है रिजल्ट, वो रिसर्च की वजह से कोई बताएगा नहीं, ना लिमिटेशन में बताएगा ना ही डिस्कशन में. उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग बायस. Imagine you are part of a drug company. If the drug is showing negative result, is it not equally important to know that the drug is positively affecting? That is it. Do you think a drug company will share negative results? Do you think as a researcher will you do? Non-significant है तो आप लोग करोड़ देखते करते, हाँ क्यों? उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग. एट्रिशन बायस. आरसीटी चालू किया, बेसलाइन हो गया, इंटरवेंशन के बाद आपने लोगों को अपने हाल में छोड़ दिया, लोग आ ही नहीं रहे, जब आप इनलाइन करने जा रहे हैं नोटिस है, एट्रिशन बायस, तो एरर हो गया. So this is why bias becomes important. क्योंकि बायस होगा तो क्या होगा? पहले तो बायस समझ में आ गया, ठीक है. अब ये जानना है कि बायस होगा तो क्या होगा. जो आउटकम जो हम फेवर करते हैं, जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम अपना आउटकम आउटकम जो है सर, जो आउटकम हम अपने फिगर के हिसाब से पब्लिश करना चाहते हैं, उसी हिसाब से नहीं. बायस होगा तो क्या होगा? बेसिक एक्चुअल आउटकम नहीं, आपका जो नॉर्मल के जो नॉर्मल प्रोसेस है अगर आप करेंगे तो आपको एक आउटकम मिलना चाहिए. बायस होगा वो आपका वो आउटकम डिविएट हो जाएगा. कभी कभी नेगेटिव भी डिविएट हो सकता है, पॉजिटिवली भी डिविएट. सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड डिविएशन फ्रॉम द ट्रूथ. ट्रूथ मीन्स व्हेन यू आर फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स एज रिक्वायर्ड, राइट. विच मीन्स दैट अगर बायस है तो मैं स्टडी रिजल्ट
का आउटकम पे क्या मैं बिलीव कर सकता हूँ? नहीं। लेकिन मेरे पास तो प्राइमरी डेटा है नहीं, मैं तो पेपर ही पढ़ रहा हूँ, तो बायस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, आउटकम तो चल जाएगा, आउटकम से बहुत कम पता चलेगा। इसीलिए हम लोग रिस्क ऑफ बायस का एक टूल यूज करते हैं, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट? सबकी ईमेल में भेज देंगे, क्योंकि बायस डिजाइन की वजह से हो सकता है। कैसे हो सकता है? डिजाइन की वजह से। किसी ने इंटरवेंशन स्टडी में पार्ट लिया है? इंटरवेंशन स्टडी, नॉट क्रॉस सेक्शनल या तो समझो आप लोग एक आरसीटी कर रहे हो कम्युनिटी में, ठीक है? आप लोग ने वैल्यू चूज कर लिया, हाँ? आपने उसके हिसाब से गाँव के क्लस्टर आइडेंटिफाई कर दिए, ठीक है? एक क्लस्टर को बोल रहे हैं कि हम आपको बताएंगे टोबैको कंट्रोल क्यों कम करना चाहिए, राइट? और उसके फायदे, बाकी काम में कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? 2-3 महीने और क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा, जो तंबाकू खाता है वो बाकी कुछ नहीं है। हाँ? सर जो एक गांव में तंबाकू खाता है वो अलग अलग जगह पे जाके क्या तंबाकू खाना करेगा ऐसा बोलेगा? सर वो बोलेगा कि डिस्कस करेगा कि एक आए थे सिंगारे गए। बेसिकली ये होगा कि शाम को अगर मंडी में मिल रहे हैं, मार्केट में मिलेंगे, क्या चल रहा है? हाँ, वो तो आजकल कुछ लोग आ रहे हैं हमारे गांव में, बोल रहे हैं तंबाकू छोड़ो, अरे हमारे गांव में तो ऐसा कोई नहीं आया। बोलेगा नहीं ऐसा तो नहीं है, हम लोग को ये बोलते ही इतना सब प्रॉब्लम होता है, तो ये जो जाता है वापस जाके सरपंच को बोलता है, सरपंच को बोलते हैं वो वाले गाँव में तो ये सब चल रहा है, हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं, क्या होगा? क्या हुआ? सर आसपास के जितने टारगेटेड पीपल है वो नहीं, क्या होगा मतलब व्हाट विल हैपन टू द स्टडी? इन वन ग्रुप वी आर गिवन बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन प्रमोशन इस तंबाकू छोड़ो, दूसरे काम में जो चल रहा है वैसे चलने में ये लोगों को भी पता चल जाएगा। क्या होगा स्टडी में? कंटेमिनेशन होते हैं सर, कंटामिनेशन हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग कभी भी क्लस्टर्स को दूर में आइडेंटिफाई करेंगे, अगर नज़दीक में करेंगे तो कंटामिनेशन करेंगे। तो ये स्टडी डिज़ाइन का इशू है ना, आरसीटी में प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आपको पहले ही 30 किलोमीटर हम क्यों बोलते हैं कि क्लस्टर हमेशा दूर रखो, क्लस्टर कोएफिशिएंट को ढूंढते हैं, जो क्यों करते हैं वो समझना जरूरी है, कैसे करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स टेक्निक में राइट? क्योंकि क्लस्टर कोएफिशिएंट सिर्फ अपने को क्लस्टर का नंबर ऑफ क्लस्टर्स में अपने कैसे पॉपुलेशन को डिवाइड करना है वो बताता है, सेलेक्ट करना है वो स्टैटिस्टिक्स में बताएगा, वो अपने को रिस्क फायर होता है डिजाइन की वजह से। अगर क्लस्टर वो कंटामिनेशन हो गया तो मेरा जो कंट्रोल ग्रुप है उसका आउटकम विल नॉट बी द सेम, राइट? सो इट शुड बी डिजाइन प्रॉब्लम, हाउ इट इज कंडक्टेड, इसमें क्या है हो सकता है? यही सेम इंटरवेंशन ले लो, एक क्लस्टर में हम लोग बिहेवियरल चेंज दे रहे हैं, तंबाकू को छोड़ो या कम करो, दूसरे में जो चल रहा है उसमें चलो, हाउ इज इट कंडक्टेड में बायस कैसे है? जो हेल्थ वर्कर या जिसको आपने चूज किया वो उस गांव वो उस क्लस्टर को बिलोंग ही नहीं करता, उसका इंटरेस्ट रहेगा दिल से इंटरवेंशन देने को, इसीलिए फिडेलिटी मेंटेन करना पड़ता है कभी भी आप इंटरवेंशन स्टडी करें। फिडेलिटी का मतलब जो आपने द वे दैट यू हैव डिजाइन यू हैव इम्प्लीमेंटेड इन द सेम, पर्सनल बायस नहीं ला सकते। इसी के लिए पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ड्रग से ज़्यादा, क्योंकि उसका मोटिवेशन कैसे आप मेंटेन करोगे, उसका तो कोई तरीका है नहीं। जो इंटरवेंशन वर्कर है वो अगर लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पर तो वो भी वो बैरियर तो वो पूरी है, लेकिन उसकी वजह से जो बायस आ सकता है क्वालिटेटिव स्टडी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है और उसको आपने ईज में नहीं लिया तो वो रिस्पॉन्स देगा नहीं देगा, तो वो बायस हो गया ना, एरर प्रोड्यूस हो गया। तो हाउ द रिजल्ट्स आर एनालाइज्ड,
मैंने वही एग्जाम्पल दिया, राइट? सो दैट इज वाई अपने को प्राइमरी स्टडी में बायस हो सकता है। तो अपने को सिस्टमैटिक में अगर हमने आइडेंटिफाई नहीं किया तो कल वाला जो हम बोल रहे थे बीटा एनालिसिस में क्या होगा, पूरा बायस बीटा एनालिसिस के अंदर दिख जाएगा, फिर मिसलीडिंग। करेक्ट, समझ में आ गया व्हाई बायस हैज टू बी आइडेंटिफाइड। सो द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू बी असेस। वो असेस करने के लिए स्टडी डिजाइन के बेसिस पे स्पेसिफिक टूल होते हैं। तो रिस्क ऑफ बायस, जो कॉर्पोरेट रिस्क ऑफ बायस है, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर आरसीबी, राइट? नहीं तो हम लोग एसेस नहीं कर सकते ना, आप कैसे करेंगे, मैं कैसे करूँगा, स्टैंडर्ड नहीं है तो कैसे एसेस। तो रिस्क ऑफ बायस इज ऑलवेज असेस्ड एट द स्टडी डिजाइन लेवल एंड इट इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर स्टडी डिजाइन। सो आरसीटी के लिए, अगर आरसीटी अपने को एसेस करना है, जो अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए करेंगे, उसके लिए अपने को कॉर्पोरेट रिस्क ऑफ बायस 2.0 टूल यूज करना है। अगर आपने नॉन रैंडमाइज्ड स्टडी आइडेंटिफाई किया है आपके सर्च में, आपने इंक्लूड किया है उसको क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल, कोई प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग या डिफरेंस एंड डिफरेंस या टाइम सीरीज, कंट्रोल टाइम सीरीज या ऐसा कुछ किया, तो मेरे को रॉबिन्स आई चेकलिस्ट यूज करना। और अगर मैंने सिस्टमैटिक रिव्यू आइडेंटिफाई किया तो मेरे को रॉबिन्स चेकलिस्ट यूज करना। तो बेसिकली देयर आर दी स्टैंडर्ड चेकलिस्ट और कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह का चेकलिस्ट प्रमोट करता है, वो है क्रिटिकल अप्रेजल चेकलिस्ट। ओके, सो ये जो है, ये है कॉर्पोरेट रिस्क बायस समरी बिगिंस 2011। बेसिकली आप देख रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल जैसा आ जाता है हर एक स्टडी का, रैंडम सीक्वेंस जनरेशन, एलोकेशन कंसीलमेंट, ब्लाइंडिंग ऑफ आउटकम असेसमेंट, इनकम्प्लीट आउटकम डेटा, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, हर एक कंपोनेंट में वो स्टडी में बायस है कि नहीं। अगर ग्रीन है तो बायस नहीं है, अगर रेड है माइनस तो बायस है, और क्वेश्चन मार्क है तो कांट्स है। इससे क्या पता चलता है, हर एक कंपोनेंट, रैंडम सीक्वेंस जनरेशन, एलोकेशन, ब्लाइंडिंग ऑफ आउटकम, पहला ब्लाइंडिंग है जो पार्टिसिपेंट का ब्लाइंडिंग, सेकेंड है कि ब्लाइंडिंग ऑफ आउटकम वो किया है कि नहीं, इनकम्प्लीट आउटकम डेटा है, डेटा को पूरी तरीके से उन्होंने सारे आउटकम्स को नहीं किए, सेलेक्टिव आउटकम को उसने पढ़ा, और लास्ट में आउटकम एनालिसिस तो किया लेकिन रिपोर्ट सिर्फ सेलेक्टिव ही की, और फिर अदर्स। तो यही हम करेंगे आज, टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू रिस्क ऑफ बायस। सो उसी के लिए एक रिस्क ऑफ बायस टूल है, तो प्लीज सेंड द पेपर, ईमेल में भेज दिए सबको, और सारे जो रिस्पॉन्सेस है आपको ये यस, probably yes, no, probably no, not indicated, 5 responses है। yes तो बहुत क्लियर है, probably yes में आपको देखना पड़ेगा। I will give a small example। इसने लिखा हुआ पेपर में लिखा हुआ है random allocation to 2 groups of intervention, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि रैंडम कैसे किया, कंप्यूटर टेबल यूज किया था या फिर उसमें कोई एनवेलप मेथड यूज किया था या फिर पॉइंट टॉस किया था, वो अगर नहीं बता रहा है तो सिर्फ उसके बोलने से तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो उस टाइम पे मैं प्रॉबेबली यस डालूंगा, मैं यस नहीं डालूंगा, यस तभी डालूंगा जब उसने डिटेलिंग किया, और नो, प्रॉबेबली नो तब डालूंगा जब मेरे को पता चलेगा कि उसने लिखा है, मतलब उसने रैंडम लिखा है, अब वो प्रॉबेबली यस भी लिख सकता हूँ, प्रॉबेबली नो भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? नॉट इंडिकेटेड कब आएगा, जब वो पर्टिकुलर, अभी सर्जरी में ब्लाइंडिंग हो सकता है, ब्लाइंडिंग समझते हैं, व्हाट इज ब्लाइंडिंग ऑफ, ब्लाइंडिंग क्या होता है स्टडीज में, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लाइंडिंग ऑफ स्टडी? यूजुअली तो सिखाया होगा स्टडी डिजाइन में, विवेक में, और ही बेहतर में काफी है कि मैं लगातार के ट्रैवल शो हो गया, याददाश्त कम हो गया, कभी तो उस तरह से ऑर्गेनाइज किया ना पूरा, उसने 2 दिन लिया, मेरा आया वो नहीं याद है तो हाँ करते ब्लाइंडिंग मतलब आंखों में पट्टी बांध, तो ब्लाइंडिंग
वो कौन है? So imagine कि अगर आपको ब्लाइंडिंग नहीं होगा तो आपको एक आर्म में ड्रग मिलेगा और एक आर्म में ड्रग नहीं मिलेगा, मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है। आपको पिल ले रहे हैं लेकिन पिल में कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है। अगर ब्लाइंडिंग नहीं हुआ तो आपको लगता है आप पाउडर खाएंगे नहीं, तो ब्लाइंडिंग की वजह से सिलेक्शन बायस नहीं है, मैं सेल्फ सेलेक्ट नहीं करूँगा। डॉक्टर अगर ब्लाइंडेड है तो क्या वो कंपनी वाला ड्रग पेशेंट अच्छे पेशेंट को देगा? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर को भी ब्लाइंडिंग करना है, मतलब डॉक्टर को भी पता नहीं होना चाहिए कौन सा पिल में एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कौन सा पिल में प्लेसिबो। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेटर, पेशेंट चला गया वहाँ पे, उनके आउटकम आपको मेजर करने, उसको अगर पता चल गया कि भाई साहब ये पेशेंट थे ये ग्रुप में, तो क्या करेंगे? टेस्ट को बायस हो जाएगा, तो उसको भी ब्लाइंडिंग करना पड़ेगा। और जो चौथा है जो एनालाइज करने वाला, वो भी कंपनी से तो मिलता है ना उसको पैसा, तो क्या करेगा? वो भी डेटा एनालिसिस करके बता सकते हैं, उसको भी ब्लाइंड करना, इसी के लिए ब्लाइंडिंग करना, ताकि सिलेक्शन बायस, ट्रीटमेंट बायस, तो परफॉर्मेंस बायस, दूसरा है क्या? रिपोर्टिंग बायस, ये तीनों मान बराबर है। अब ये तो हुआ ड्रग, ठीक है। नाउ देयर इज अ न्यू सर्जरी दैट्स कम, एंड यू वांट टू मेजर इट्स एफिकेसी। ब्लाइंडिंग हो सकता है? जानना पड़ेगा सर क्या सर्जरी हो रहा है, किसको जानना है? डॉक्टर को जानना पड़ेगा। डॉक्टर को जानना पड़ेगा, डॉक्टर को तो खुद ही जानेगा ना, क्योंकि वही तो सर्जरी परफॉर्म कर रहा है। So that means in surgery, doctor cannot be blinded. Can the patient be blinded? You will also know that he has not. Why he will not understand? He will not understand. Yeah, so he cannot be blinded. Then जो lab investigation है, उसको तो पता चल ही जाएगा कि ये सर्जरी वाला पेशेंट है, तो उसको भी तो ब्लाइंड नहीं कर सकता। लेकिन एसेसर जो एनालाइज कर रहा है, मैं उसको ब्लाइंड कर सकता। उसका मतलब है कि ब्लाइंडिंग का कुछ ना कुछ लेवल आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो बायस आ सकता है। सर पेशेंट का अटेंडेंट जो जिनसे कंसर्न, उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट इज नॉट व्हाट आई ट्राइंग टू से। यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बायस। इफ आई एम गोइंग टू सर्जरी, इफ आई नो दैट आई एम गोइंग टू गो टू सर्जरी, विल आई सेलेक्ट माई सेल्फ टू द अदर ग्रुप? नो, आई विल नॉट अलाउ। तो सिलेक्शन बायस नहीं होगा ना। सिलेक्शन बायस का मतलब क्या है? या तो इन्वेस्टिगेटर खुद सेलेक्ट करेगा या मैं खुद सेल्फ सेलेक्ट होगा। सिलेक्शन बायस कभी रोक सकते हैं ना, अगर रोकना है तो डॉक्टर चूज नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेटर चूज नहीं करेगा, और जो पेशेंट है वो भी सेल्फ सेलेक्ट नहीं कर सकता। वो दोनों जब लिमिट करेंगे तभी सिलेक्शन बायस को आप ओवरकम कर सकते। तो अगर मेरे को सिलेक्शन बायस नहीं होना है, इंक्लूजन क्राइटेरिया तो ठीक है, रैंडमाइजेशन भी ठीक है, ब्लाइंडिंग नहीं किया तो मुझे पता चल ही जाएगा ना कि मैं कौन से आम हूँ। समझ में आ रहा है? रैंडमाइजेशन इज ओनली डन फॉर एलोकेशन। ये ग्रुप में कौन, ये अगर आ रहा है मेरा पेशेंट में, तो ये कौन से ग्रुप में जाएगा, रैंडमली जाने के, वो तो इंक्लूजन बायस ओवरकम करेगा। करेक्ट? ब्लाइंडिंग के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसका एलोकेशन कंसील करना पड़ेगा। मतलब जब तक ये आएगा नहीं तब तक वो जो नर्स, जो भी कोऑर्डिनेटर है, उसको पता नहीं होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में। इसी के लिए एलोकेशन को कंसील किया जाता है। रैंडम से एक स्टैटिस्टिशियन रैंडम जनरेटर करके दे दिया एनवेलप में, या फिर कंप्यूटर में उसको प्रोग्राम करके फीड कर दिया रैंडम जनरेटर। राइट? जब आप करेंगे रैंडम जनरेट तभी वो एलोकेट होगा ना उसमें। तो एलोकेशन कंसीलमेंट भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रैंडमाइजेशन करने से ब्लाइंडिंग, ये इंक्लूजन बायस ओवरकम नहीं होगा। उसी के लिए हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? और ये हर एक इनहेरेंट स्टडी डिजाइन में होता है, क्रॉस सेक्शनल में होता है, कोहोर्ट में होता है, केस कंट्रोल में होता है, आरसीटी में होता है, कॉजल में होता है। When you read paper, you have to learn how to understand the risk of bias. For that, you have to use a specific tool
So we'll be using a risk of bias tool जो आज हमको करने वाले हैं. Systematic reviewing क्यों करते हो तो समझ में आ गया, क्योंकि वो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो पेपर में अगर रिस्क है, बायस है ऑलरेडी, तो फिर मेरा वो डेटा अगर मैंने मेटा एनालिसिस में डाल दिया तो मेरा आउटकम बायस हो जाएगा. Which means I need to know the studies have high bias, low bias or moderate bias. For that, if I do not have a tool, then how will I know? Subjectivity possible नहीं है ना. जैसे अगर हम लोगों को पता चला कि मेरे को दाल खरीदना है, मैं अगर जाऊँ तो मुझे तो पता ही नहीं रहेगा कि क्वालिटी दाल क्या है, क्योंकि मैं तो सिर्फ खाना जानता हूँ, तो जो घर में बनाती है उसको पता है. तो सब्जेक्टिविटी में तो नहीं होगा ना, चेकलिस्ट यूज करना होगा. इसके लिए प्लीज गेट इनटू द रियल वर्ल्ड. चेकलिस्ट गाइडलाइन ये आज के टाइम में इतना रिसर्च नहीं कर सकते. यू हैव टू बी फेमिलियर विद इट. यू कैन नॉट से दैट आई एम इकोनॉमिस्ट, ये मैं तो इवेंट. यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ स्टडी, क्रॉस सेक्शनल हो, केस कंट्रोल हो, what all you have to know how to read and understand the risk of bias, right? So now please set the papers. ये देखा आपने वर्ड मिला सबको? Yes, no? Yes, sir. So then open it and then there is another paper. ये पेपर देख रहे हैं सब लोग? PDF में होगा, है? तो ये पेपर को पढ़ के वो जो वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पे yes, probably yes, no, probably no, not indicated, वो फिल करना है. वर्ड डॉक्यूमेंट दिया है ना आपके पास, उसमें फिल करना है. बिना लैपटॉप का नहीं होगा. तो जो जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो प्लीज दूसरे के साथ में बैठ जाइए और एक साथ कीजिए. What is the time? Time क्या हुआ? 12:13 sir. हाँ? 12:13. 12? 13. हाँ, so you will be given till 1 o'clock. PDF आपके पास ईमेल में भेजा है सर, इधर सब कुछ नहीं देख सकते हैं. नहीं आया है. अरे एक साथ जो आज मैंने डाला है वो सब एक साथ देखो ना, एक एक करके मत देखो ना, वैसे भी PPT देखना ही है. सर एक साथ देखो. वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया है क्या? ये PDF नहीं है. देखिए भेज दे. वो है ना MOHEBBI होगा, वो ब्यूटीफुल है. Yeah, देखो. बासमती सब फॉरवर्ड नहीं करना, करिए. कर दिया ना. देखो जल्दी से. बहुत जल्दी से. we will try to understand economic growth. Now, those who are from economic so the field that why but so in the whole economic space, the whole even within the health economics that we are going to focus today is more in the applied health economics, more micro. There is no macro element. So why it is important to understand economic development? That is also important, right? Health policy में कहाँ होता है? So if you notice there is a concept called a universal health policy, where people should get access to care, there should not be any out-of-pocket expenditure, that is financial hardship should not be there. And the third component is जो भी level का care चाहिए वो मिलना चाहिए. तीन जगह population coverage, levels, services, and the third financial hardship नहीं होता. अगर आपको तीनों चाहिए,
पूरे पॉपुलेशन को देना है, बिना कॉस्ट इफेक्टिवनेस का आप उसको रीच नहीं कर पाते। दैट इज द रीजन वर्ल्ड बैंक का ये जो रिपोर्ट है 1993 में बोला कॉस्ट इफेक्टिवनेस शुड बी पार्ट ऑफ बेनिफिट पैकेज। मतलब अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू बोल रहे हैं कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ तो इन शॉर्ट है गवर्नमेंट से डायरेक्टली, लेकिन आपको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना है, मैक्सिमम सर्विस देना है और आपको लोगों को फाइनेंशियल हार्डशिप भी नहीं होना चाहिए। तो आपको एज पार्ट ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्विसेज मतलब आप कौन सा ड्रग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सर्विस दे रहे हो, उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए। दिस इज व्हाट द सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हाउ कॉस्ट इफेक्टिव आर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट फ्लोर ऑफ एलिवेट डेथ। ये आया था 1993 का पहली बार वर्ल्ड बैंक का डेवलपमेंट, राइट, जहाँ पर उन्होंने लिया था कि 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। एक होता है बर्डन, दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तीसरा है कि क्या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एक्सटर्नैलिटी तो प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए एसोसिएटेड। तो ये 3 फैक्टर होने चाहिए जब आप एक सर्विस को आइडेंटिफाई करें। अच्छा, मैं आज किडनी डायलिसिस देने वाला हूँ या मैं आज ये देने वाला हूँ, तो वो जो प्रोविजन में है 3 क्राइटेरिया आपको सोचना चाहिए। ये वर्ड है। सो व्हाट इज हेल्थ इकोनॉमिक्स? सिंपल है, यहाँ पे ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स का एडवाइजर्स करते हैं, राइट। जो अगर आप मेडिसिन ले और इकोनॉमिक प्रिंसिपल लें वहाँ पे ओवरलैप होता है, वो वहाँ हेल्थ इकोनॉमिक्स है, करेक्ट। पर वो करता क्या है? इट प्रोवाइड द explicit and a logical framework that enables workers, governments, decision makers and society to make choices on how to best use healthcare resources. Right? So basically a choice allocation का point. So this is a choice allocation issue, correct? So what does it do? It evaluates. Now people have to understand the concept of cost and consequence, right? So what is the meaning of that? So let's say I have 2 options from here to go to Silchar Airport. What are the options? I can take a private vehicle, take a 4-wheeler, or auto, correct? So if I take a 4-wheeler, how much time will it take? 45 minutes. Okay. Let's say for the sake of calculation 60 minutes. How much will it cost for me to go from here in a car to the airport? 700. 700. If I take an auto, how many hours will I take? 90 minutes. 90 minutes only. Do you want to know? Are you sure? Silchar Airport. 2 hours my auto. Car will hardly take 45 minutes. Now let's say 1 hour. मैं अगर ऑटो से जाऊँ तो आप कॉस्ट कितना पड़ेगा? 15 तो ऑटो डबल द कॉस्ट। कार में एयरपोर्ट पर 700 रुपये ही। मैं एयरपोर्ट बोला ना, मैंने सीधा मैं यहाँ से एयरपोर्ट ऑटो 1500। तो कार कैसे कम में जाएगा? डिस्टेंस तो सेम ही है। नहीं फ्यूल का मैं नहीं बोल नहीं फ्यूल का नहीं, पूरा फेयर में बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली मैं ऐप से बुक करता हूँ, इसलिए कम मिलता है। हमारा शाहरुख जो जाता है 1500। ऑटो कैसे सेम होता है? 800 बराबर। और आपको चलो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन 1500 और 1000, करेक्ट। So basically what I am trying to say, we are basically trying to say that to save 60 minutes, I have to pay an additional 500. That is the cost and the consequence of choosing
car over correct? I can also do walking. There is zero cost, but the number of hours will be high. So here we are talking about that. That is the cost and the consequence of a healthcare intervention. This would be a drug, device, technology or whatever. We already learned yesterday to what is it. जो भी टेक्नोलॉजी आप ले रहे कभी भी आप डिसीजन लोगे तो उसका एक कॉस्ट होगा और उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा. सो बेसिकली अगर मैं इंटरवेंशन ए पॉपुलेशन बी में डालना चाहता हूँ तो मेरे को कितना पाउंड होगा या कितना रुपये होगा वो कॉस्ट हो गया. अगर मैंने ए यूज किया तो मेरा कॉन्सिक्वेंस क्लिनिकल आउटकम वाइज क्या होगा, क्या लोगों का क्लिनिकल आउटकम इंप्रूव होगा या कम होगा, तो वो हो गया क्लिनिकल आउटकम कॉन्सिक्वेंस. और तीसरा जो कॉन्सिक्वेंस है वो है इकोनॉमिक आउटकम कि अगर मैंने ये इंटरवेंशन डाला तो क्या वो कॉस्ट बढ़ेगा या सेव होगा. मतलब आज मैंने अगर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग डाला तो क्या कल ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट लगता है पॉपुलेशन लेवल पे वो कम होगा, कम होना चाहिए क्योंकि डिटेक्शन पहला है तो कम होगा राइट. लेकिन इकोनॉमिक का भी वो भी बेनिफिट है कि अगर आपने पहले पकड़ लिया तो प्रोडक्टिविटी भी बचेगी. तो ये फील्ड को हम लोग हेल्थ इकोनॉमिक्स में जो हमारा फील्ड है आज का कल का वो हम लोग आते हैं. इसमें हम लोग बोलते हैं मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट. I would like to teach people here basically that the incremental cost of one extra unit of a healthcare intervention. मतलब अगर मेरे को 1 घंटा बचाना है तो मुझे 500 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा कार कंपेयर टू ऑटो. सेम थिंग इज health economics evaluates cost and consequence of a small change. This is why I am saying this health economics is not the macro. We are not doing that. This is a very micro. Incremental change में interventions में अगर डालूँ तो cost and benefit के different options में क्या मिलेगा मुझे incremental benefit. Screening versus no screening. ये डिवाइस डाला और दूसरा डिवाइस नहीं यूज किया तो क्या होगा. तो वो जो मेथड है उसी के लिए हम लोग बिकॉज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स है. दूसरा है कि मेरे को डिफिकल्ट चॉइस है. एनीमिया में मेरे को अगर एनीमिया करना है तो मेरे को डिटेक्ट करना पड़ेगा. तो पहले डिटेक्ट करना है तो इन्वेजिव मशीन यूज करना चाहिए नॉन इन्वेजिव. इन्वेजिव मेथड का अपना कॉस्ट है, इन्वेजिव का अपना सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है, नॉन इन्वेजिव का अपना कॉस्ट है, उसी हिसाब से अपना प्रेडिक्टिविटी वैल्यू मिलेगा. तो ये सब चेक करने के लिए यू नीड डिफिकल्ट चॉइसेस. कि अगर मैंने यहाँ पे एनीमिया एक तो वो कि मैंने डिवाइस वर्सेस 2 डिवाइस के बीच में, दूसरा गवर्नमेंट के पास भी एक बजट में 100 रुपये ही है तो अगर उसने एनीमिया में 5 रुपये तो 5 रुपये खर्च किया तो वो 5 रुपये उसको HIV में खर्च करने के लिए नहीं मिले. करेक्ट है. एक बार खर्च कर दिया तो उसको वो पूरा 100 रुपये में भी उसको ठीक से बांटना पड़ेगा. वो बांटने का तो एक कंपोनेंट है और दूसरा है कि उसके अंदर उसको चॉइस भी देखना पड़ेगा. फिर उसके लिए अगर मेरे को चाहिए टू मेक द बजट या मेरे को रैशनल करना है या डिसाइड करना है तो मुझे एक फ्रेमवर्क चाहिए. तो मैं ये सब नहीं करता. तो वो एक फील्ड है इकोनॉमिक इवैल्यूएशन जो आज और कल हम लोग बैठे समझते हैं. अब क्यों चाहिए उसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि क्रिटिसिज्म होता है. डॉक्टर बोलेगा कि मेरे को तो ये डिवाइस चाहिए, आप बोलेंगे नहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है. तो क्रिटिसिज्म है कि वो इट ओवरराइड्स क्लिनिकल फ्रीडम. दैट इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म्स ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स. द सेकंड इज कि आपको हर टाइम पे ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है राइट. फॉर एग्जांपल आपने दोज हु नो द इशू कॉल्ड एज एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो आप यू कैन हैंडल इट बाय प्रोवाइडिंग fortified cereals in the childhood, right? तो एनीमिया इंप्रूव होगा, एनीमिया इंप्रूव होगा तो उसका ग्रोथ इंप्रूव होगा, ग्रोथ इंप्रूव होगा तो एजुकेशन आउटकम इंप्रूव होगा, एजुकेशन आउटकम इंप्रूव होगा तो उसको आगे एम्प्लॉयमेंट होने का पॉसिबिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम बढ़ने का पॉसिबिलिटी है, और इनकम बढ़ेगा तो GDP बढ़ने का पॉसिबिलिटी. लेकिन ये सब इतना ऑब्जेक्टिवली आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं आपको अजम्पशन सब लेना होगा क्योंकि ऐसे नहीं कि बच्चे में यहाँ आपने 45 सीरियल दे दिया और वहाँ पे इंडिया
सुपर पावर हो जाएगा, एक्सेप्ट आइसोलेट बिकॉज यू कांट मेक दैट ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, राइट? So that is why, and second is fair comparison of disparate health interventions. आपको जैसे अभी हमारा प्रोजेक्ट है टेली स्ट्रोक प्रोजेक्ट में हम लोग टेलीमेडिसिन के थ्रू केयर देने की कोशिश कर रहे हैं, एक फंडेड प्रोजेक्ट है अंडर आईसीयू, करेक्ट? तो टेली स्ट्रोक है, दूसरा बोल रहे नहीं हम लोग सीधा डॉक्टर ही देंगे, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव होगा? हाँ, डॉक्टर लाएंगे कहाँ से? एक ही है इधर, बात कॉस्ट का ही नहीं, बात कॉस्ट का नहीं है, आप उसको लेके कैसे आएंगे, क्या इंसेंटिव से वो बैठेगा सेक्टर? सो यू कांट कंपेयर whether I should give incentive to a doctor to remain in sector or should I provide telestroke so that people can get neurological service. Like abroad में there's a place in Canada called Nova Scotia. अगर आप लोग कैनेडा जाना है, if you have a health degree research, they are willing to take the population need, so they are willing to give money for people to go in that area and live. So incentive हर एक डेवलप कंट्री में मिलता है, रूरल एरियाज में किसी को जाना नहीं, जैसे इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, कनाडा में प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम है, न्यूजीलैंड में प्रॉब्लम है, रूरल और ट्राइबल एरियाज में किसी को जाना, वहाँ पे भी ट्राइबल है ऑस्ट्रेलिया। तो द पॉइंट इज शुड आई गिव इंसेंटिव टू डॉक्टर्स एंड ब्रिंग देम, या फिर should I use IT, information technology like digital health, in this case telescope, and give them access? Because एक न्यूरो आने के लिए उतना लोग भी तो चाहिए, so many patients will also have the disease ना, रूरल में कमी है लोग, तो न्यूरो का जरूरत भी कमी पड़ेगा ना, उधर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट को डालेंगे सुपर स्पेशलिस्ट, तो बाकी लोग का क्या है? ऐसे कंपैरिजन आप नहीं कर सकते कि मेरे को टेलीस्कोप करना चाहिए या इंसेंटिव टू डॉक्टर देना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं, इट्स अ वेरी डिस्पैरेट. So, since you're not there since the day one, we don't have straight answers in HT. There it looks very simple. Try to do it. You're already struggling. We have not even touched the iceberg. हम लोग अभी तक किनारे से निकले भी नहीं हैं. अभी तक बहुत उधर ही लटका पड़ा हुआ है. Right? बहुत आगे जाना है. जब आगे तक जाएंगे ना तो ये सब अपने आप क्लैरिटी आएगा कि इतना आसान नहीं है. सारा चीज आंसर होगा. कि टेलीस्कोप के डॉक्टर लाना इजी है, इजी तो है, रिटेन कैसे करेंगे तो आगे चला जाएगा. न्यूरोलॉजिस्ट का अगर सिलेक्शन में रखने जाऊं तो उतने केसेस मिलेंगे उसको, क्योंकि उतने लोग अवेयरनेस ही नहीं है. अब वो थोड़ी काम करेगा अवेयरनेस, उसके लिए तो किसी और को जाना पड़ेगा. इशू ये नहीं है कि यहाँ पे पेशेंट्स नहीं है, इशू ये है कि यहाँ पे पेशेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं है और मनी नहीं है. तो फिर एक सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ बैठ के करेगा, वही जाएगा जहाँ पे लोग को अवेयरनेस है, जहाँ पे पैसा है. सिंपल लॉजिक है, जो इकोनॉमिक्स है वो जानते हैं. सिंपल डिमांड सप्लाई का, डिमांड है तो सप्लाई आएगा, डिमांड नहीं है तो सप्लाई का पड़ेगा. तो इतना ही, वो आपको इंसेंटिव देके बुला के बिठाना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल. तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते. लास्ट में आपने दिया कि ये रेयर डिजीज है, रेयर डिजीज को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है. तो फिर वो पेशेंट्स का क्या, उनकी केयर गिवर क्या चुप बैठेंगे, लोग आ जाएंगे. सो दैट इज व्हाई क्रिटिसिज्म ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स है. सेकंड इज लॉजिकल कंक्लूजन मेथड्स, कभी कभी इलॉजिकल क्लिनिकल डिसीजंस के लिए. देयर इज अ मूवी कॉल्ड सिको, SICO, नॉट साइको, सिको. उसी के ऊपर अल्फ्रेड हिचकॉक का साइको के बेसिस पे माइकल मूर का एक डॉक्यूमेंट्री बनता है, उसमें बनाया एक मूवी कॉल्ड सिको, SICO, which is about how the whole American healthcare system is becoming expensive and what is the problem. तो उसमें एक बड़ा सा एक ह्यूमरस एपिसोड है जहाँ पे अगर आपका थर्ड टो, जो तीसरा टो है, अगर वो एम्प्यूट करना है तो उसका रेट अलग है और दूसरा वाला टो को एम्प्यूट करने का रेट अलग है, जिसका कोई लॉजिक नहीं. Which means, I'm just trying to humorously say that in age-related macular degeneration, which is the condition of the eye, यहाँ पे slowly आपको blind होता है. So what they are telling is, आपको treatment चाहिए, so it is more cost effective when the patient goes blind and then you give the treatment, it will be more cost.
And in fact, SICO में एक episode है which will always be my reference for cost effectiveness. If you have gangrene of foot, which is a case for very severe diabetes, okay, so amputating the leg is more cost effective than treating the leg with hyperbaric oxygen. So if you take only cost effectiveness, sometimes it can lead to illogical clinical decisions. Right? Which is actually true because some of them will not fully realize that it is fine. And in orthopedics, doctors choose surgical intervention compared to conservative management. Why? क्या reason है? क्योंकि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑर्थोपेडिक्स से सीखने को कुछ नहीं है, बस हॉस्पिटल डालो तो कोई भी डाल दे। एक तो फर्स्ट लॉजिकल रीजन होता है ये, सर्जरी अगर करेंगे नहीं तो सीखेंगे। दूसरा है पेशेंट को ऑफिस काम पे जल्दी जाना है, नहीं तो 80% ऑफ ऑर्थोपेडिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ना कंजर्वेटिव फ्रैक्चर हो या ये हो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से हो सकता है। बहुत कम टाइम आपको सर्जिकल इंटरवेंशन क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव वो है, कॉस्टली है लेकिन उसको काम पे जाना है। घुसा तो ओटी में डाल दो, निकाल लो उसको 5 दिन में अगर पड़ जाए, अगर हाथी है तो एक आध 20 दिन डाल देगा, कंजर्वेटिव रहेगा तो 2 हफ्ते। तो ये है यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव एक्चुअली कंजर्वेटिव, बट वो प्रिस्क्रिप्टिव। So this is what is happening. So what health economics cost cutting mean? They mean cost cutting. ये नहीं कि रेशन करना। That is not what we are trying to understand. What we are trying to understand is concept decision will be most appropriate for cost as well as outcome. That is what we are doing. और उसी के लिए कल हमने सीखा HTA, उसी का एक पार्ट है कल जो हमने सिखाया देखा एविडेंस सिंथेसिस और डेटा एनालिसिस, जो हम लोग सिंथेसाइज करके क्लिनिकल आउटकम निकालते हैं। जो दूसरा काम है HTA में वो है इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। So in abroad, in UK, Sweden, Germany, Canada, Switzerland, New Zealand, Australia, we have this HTA bodies, which are formal institutions. Remember yesterday I spoke about NICE and SBU. वो लोग methods क्या use करते हैं? Evidence synthesis for clinical outcomes and economic evaluation for cost effectiveness or cost utility. That is the whole connect from yesterday to today and more. That is how the whole thing is structured. That is why I explained HTA first and then all the methods of it. So in these countries, formal HTA है, body है पूरा, हमने देखा कल कि mandatory है, उसके बिना गवर्नमेंट उसको इंक्लूड नहीं कर सकती। तो वो वाला एक बैकग्राउंड है। LMICs में भी है, हाईटेक में है, इंडिया में है, मोस्ट कंट्रीज ने नाइस को मॉडल यूज किया, राइट। सो बेसिकली है इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। पहला तो इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग एंड फॉर्मुलेटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। मतलब मैं अगर कार से जाऊं तो मेरे को 500 रुपये ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन मैं 1 घंटा बचाऊंगा। तो एक थॉट प्रोसेस है, एक फ्रेमिंग मेरे को मिलता है, जिसके बेसिस पे मैं प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस को कर सकता हूँ। दूसरा है डिसीजन मेकिंग के लिए मेरे को सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट करना है और उसके हिसाब से कैसे मुझे ऑर्गेनाइज करना है, वो एक थॉट प्रोसेस। तीसरा सेट ऑफ टेक्निक्स, मेरे को कंपैरेटर है, इंटरवेंशन से कंपैरेटर में कंपेयर करना है, या 4 इंटरवेंशन है तो एक को कंपेयर करना है, मेथड में हुआ तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। और फाइनली ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च पेपर नहीं, पॉलिसी का डिसीजन। गॉट इट? तो कहाँ यूज होता है इकोनॉमिक क्लिनिकल प्रैक्टिस, मैनेजमेंट ऑफ परचेज डिसीजन, मेरे को कौन सा ड्रग का एंटीबायोटिक फॉर्मुलेट लेना चाहिए, क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस, पब्लिक पॉलिसी, इंश्योरेंस के बेनिफिट पैकेजेस, कौन से वी गेट दोज हु नो दैट इंडिया हैज गॉट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO, करेक्ट। उसके अंडर में सब्सिडी के लिए कुछ 80 ड्रग्स को लिस्ट कर, कोई लॉजिक नहीं इंडिया में, कुछ भी घुसा देते। कुछ साल पहले उन्होंने स्टेंट को घुसा दिया, कार्डियक स्टेंट, तो कोई लॉजिक नहीं।
कि ये सब्सिडी किसको देना चाहिए। थाईलैंड में कॉस्ट इफेक्टिवनेस को लेके वो लोग सब्सिडी का गवर्नमेंट का सब्सिडी कौन से लिस्ट ऑफ ड्रग्स या डिवाइसेस को मिलना चाहिए, एक कॉस्ट एक एविडेंस बेस करके वो लोग प्रायोरिटी मुझे टेलीमेडिसिन देना चाहिए या फिर मुझे कुछ दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर देखना चाहिए, किस तरह से मैं एक्सेस टू हेल्थ केयर इम्प्रूव करूँ, तो वो है सेटिंग प्रायोरिटी, राइट। बट लिमिटेशंस भी हर एक मेथड का एक लिमिटेशन होता है। यू हैव टू ब्रिंग द एंटायर आउटकम टू अ सिंगल यूनिट। जो इकोनॉमिस्ट है जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं या फिर पॉली, सारा एक सिंगल यूनिट में लाने का कॉम्प्लिकेशन आप लोगों को पता है, राइट। स्टैट्स लोगों को भी मालूम। सेकेंड इज डेटा चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, राइट। मैडम पूछ रही थी ना कितना दिन लगता है, कमिटमेंट के बिना नहीं होता, करेक्ट। दूसरा है रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज मतलब टाइम चाहिए, एक्सेस टू डेटा चाहिए, एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपर्टीज कैसे है। तो दूसरा थर्ड इज रेयरली इनकॉर्पोरेट्स डिस्ट्रीब्यूशनल कंसिडरेशन। यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव है, सॉरी कैलकाटा में कॉस्ट इफेक्टिव है, उसका मतलब नहीं है कि सिलचर में भी कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि सैलरी ऑफ डॉक्टर सेम नहीं है। वहाँ पे ड्रग्स चीपर मिलेगा या महंगा पड़ेगा क्योंकि वहाँ से तो एक कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंस हो। तो कॉस्ट इफेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट जो है वो हम लोग इजीली मेजर नहीं कर सकते। जिनको आप पीछे लिखा हुआ है ना डिस्ट्रीब्यूशन, कोई लॉजिक नहीं है, राइट। दूसरा हेल्थ सेंटर इधर है, एक बंदा 2 किलोमीटर में रहता है, दूसरा बंदा 20 किलोमीटर दूर रहता है, तो दोनों को सेम तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। ड्रग तो आपने पीएचसी में दे दिया, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट्स है कंसिडरेशन वो लेके आना इकोनॉमिक इवैल्यूएशन में बहुत मुश्किल है, राइट। सो इनकॉर्पोरेट करना बहुत मुश्किल। हम लोग अभी एक स्टडी कर रहे हैं फॉर मतलब उसमें हम लोग एक उसमें इक्विटी कंसिडरेशंस करके मेथड है, लेकिन हम लोग जितना डेटा देगा सिर्फ इनकम लेवल पे 4 क्वांटाइल बना सकते हैं, उससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा डेटा ही नहीं है। और इतना भी ऑब्जेक्टिव नहीं, सारा डेटा आपको एकदम से नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको अजम्पशन लेने पड़ेंगे, एक्सपर्ट ग्रुप का ओपिनियन लेना पड़ेगा, मॉडल्स का तो वही इशू है। और तीसरा लास्ट जो है वो ब्रॉड कैटेगरीज को कंपेयर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मुझे HIV कम करने के लिए ARP ट्रीटमेंट बढ़ाना चाहिए या मुझे HIV के ऊपर हेल्थ एजुकेशन बढ़ाना चाहिए, उसका कंपैरिजन हम लोग इकोनॉमिक इवैल्यूएशन पे नहीं करते, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रॉड कैटेगरी। तो ये सारे लिमिटेशन है इकोनॉमी। एवरीबॉडी क्लियर? सो अब यूजफुल कब नहीं है? तब नहीं है जब ऑप्शंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, जैसे मैंने HIV का एग्जांपल। दूसरा, जब एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस है, ब्रेस्ट फीडिंग करने से बच्चे का सेहत इंप्रूव होता है, मुझे उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? दैट इज वेयर द नॉट यूज्ड। देन देयर आर लार्ज रिसोर्स इम्प्लीकेशन, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स गेटिंग अ डॉक्टर और अ न्यूरोलॉजिस्ट टू सिलचर would be far better, no doubt, but उसको लाने का जो cost है that will be so large compared to a telemedicine that it will not fit into a simple economic evaluation logic. You have to go to a different method. Economic evaluation उसको apply नहीं कर सकते। Everybody clear? दायरा समझ में आ रहा है, लिमिट क्या है economic evaluation में? यही choices के लिए आप यूज करते हैं, इसके बाहर के choices के लिए economic evaluation as a method is not used. अब लीस्ट यूजफुल कब है? लीस्ट यूजफुल तब है जब पॉलिटिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल वैल्यू ओवरराइड करेंगे। अब कुछ भी करो, मुझे तो वही करना है, मैं तो गवर्नमेंट, अब कितना भी एविडेंस पर, ठीक है। कल्चरल, राइट। इसके लिए कनाडा में अगर आप देखोगे तो फ्रेंच स्पीकिंग है और दूसरा नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग है। उस उधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो लोग सेंटर को कुछ मांगने नहीं देते, मतलब हर एक प्रोविंस, क्यूबेक प्रोविंस इज अ फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस, क्यूबेक विल ओनली डू फॉर इट्स प्रोविंस, बाकी स्टेट क्या प्रोविंस करते हैं उसमें उनको फर्क नहीं। तो अगर आप वहाँ से HT उठा के वहाँ का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन लेके क्यूबेक में जाओगे, क्यूबेक बोलेंगे ये हम लोग फ्रेंच लोग हैं, हमारे ऊपर करो तब नहीं।
तो ये कल्चरल फैक्टर्स। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट। तो ये सारे वैल्यूज हैं। अगर आप और एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस बहुत ही वीक है, अनसर्टेनिटी है, सैंपल साइज कॉम्प्रोमाइज है, स्टडी डिजाइन में फ्लॉज है, तब आप उसको पॉजिटिव इफेक्टिवनेस या इकोनॉमिक वैल्यूएशन बहुत ही लीस्ट यूजफुल है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस अंडरलाइन होगा, आपने लेके आए, गवर्नमेंट ने तो पहले डिसाइड कर लिया कि किसको टेंडर देना है, तो आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस निकाल के फायदा करें। और लास्ट इज आपने इवैल्यूएट करने में इतना खर्चा कर लिया कि बेनिफिट से ज्यादा तो आपका ह्यूमन रिसोर्स खर्चा होगा, राइट। हायरिंग द स्टैटिस्टिशियन, हायरिंग द कॉस्ट, इतना बड़ा टीम हायर कर लिया कि जो बेनिफिट है उससे ज्यादा तो आपका कॉस्ट लग गया उसको बनाने में, मॉडल बनाने में। तो ये सारे फैक्टर्स में लीस्ट यूजफुल हो जाता है। सो बेसिक लॉजिक है, यहाँ पे एक चॉइस होता है, वो चॉइस अगर ऑप्शन 1 में जाएगा तो उसका कॉस्ट होगा, वो अगर ऑप्शन 1 जाएगा तो उसकी इफेक्ट होगी। अगर वही चॉइस आपने ऑप्शन 2 लेके गए तो उसका एक कॉस्ट होगा, बिकॉज ऑफ चॉइस हो यू विल हैव एन इफेक्ट। इन दोनों में या इससे ज़्यादा में मुझे कंपेयर करना है तो मुझे इवैल्यूएशन के मेथड यूज करना है। एवरीबॉडी क्लियर व्हेन डू वी यूज दैट? इट्स अ बेसिक मेथड फॉर चॉइस डिसीजन मेकिंग, सिंपल। सो क्या चाहिए? इफेक्टिवनेस का कुछ तो एविडेंस है, उसके बिना तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं कर सकते। दूसरा है 2 या उससे ज्यादा का ऑल्टरनेटिव के चॉइसेस होने चाहिए, करेक्ट। तीसरा, दोनों भी एग्जामिन होगा, कॉस्ट भी होगा, बेनिफिट भी होगा, क्लियर। तो आप इसके एप्लीकेशंस कहाँ हो सकते हैं? मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। सर्जरी मैंने जैसे बोला ना, कंजर्वेटिव करना चाहिए या इंटरवेंशन करना चाहिए, सर्जिकल मैनेजमेंट करना चाहिए। प्रिवेंशन, क्या मैं लोगों को प्रिवेंट करूं सर्वाइकल कैंसर या छोड़ दूं, जब कैंसर होगा तब मैं उनको देखूंगा। फिर है स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, फिर है डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, मेथड्स ऑफ हेल्थ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कल जैसे हमने चॉइस किया, क्या रूरल एरियाज में अगर मैं नर्सेस को अवेलेबल है, क्या उनको प्रिस्क्राइब करने और डायग्नोसिस करने दे दूं, करेक्ट। डिजिटल हेल्थ होने से मैं पीएचसी में भी आजकल डायग्नोसिस करा सकता हूँ, सबको मेरे को वहाँ भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेशेंट को टेलीमेडिसिन में डाल दो और स्पेशलिस्ट देख लेगा। तो ये आप रीऑर्गेनाइज करेंगे, क्या कॉस्ट इफेक्टिव, पेशेंट को वहाँ भेजना चाहिए या फिर इधर टेलीमेडिसिन। लोकेशन ऑफ केयर, मैं स्क्रीनिंग पीएचसी में करूँ या उसके घर में जाके करूँ, कौन सा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव? क्योंकि वो घर में ज़्यादा करेगा तो मेरे को कंप्लाइन ज़्यादा करेगा, उसको पीएचसी तक आने को बोलेगा तो पीएचसी के डिस्टेंस के ऊपर टाइम के ऊपर नहीं होगा। और लास्टली फ्रीक्वेंसी, ग्लोकोमा करके कंडीशन आएगा, करेक्ट। उसमें मेरे को अगर आप 45 के अबव हो तो आप रिस्क में, तो अगर आपने इस बार एसेस कर लिया, अपना या सारा चेक कर लिया, बोला ठीक है आपका ग्लोकोमा ठीक है, मतलब आई ठीक है, अभी ग्लोकोमा का कोई इशू नहीं आया, नेक्स्ट टाइम कब चेक करना है? 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद। 3 साल के में करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा होगा, 5 साल में करेंगे तो मॉडरेट होगा, 7 साल में होगा तो ज़्यादा कम होगा। लेकिन अगर बीच में कुछ हो गया तो कौन सा फ्रीक्वेंसी मुझे करना चाहिए? 3 ईयर रिपीट करना चाहिए या 5 ईयर रिपीट? ये सब का क्वेश्चन हम लोग इकोनॉमिक इवैल्यूएशन में आ सकते हैं। पीपल अंडरस्टूड व्हाट इट इज, क्लियर? तो लॉजिक ये होता है जो हम लोग कल सीखेंगे मॉर्निंग में थोड़ा बहुत, कि होता क्या है कॉस्ट बोला जा रहा है, क्या है कॉस्ट? तो द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इन हेल्थ। डॉक्टर इज अ रिसोर्स, ड्रग इज अ रिसोर्स, बिल्डिंग इज अ रिसोर्स, diagnosis equipment is a resource, ambulance is a resource, right? So those resources, including travel cost, is a resource. The caregiver is absent from his work and has to take the mother or the father or brother or sister or somebody to the hospital. He is losing income or he is applied for sick leave, right? Economists will be knowing this statement. There are no free lunches in this world. Somebody is bearing the cost. You guys are saying it is for free,
बट माई ऑफिस इज सेइंग देंगे तो आउट ऑफ ऑफिस, बट मेरे को तो उसको पूरा पगार देना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली फ्री नहीं है। ये फैन लाइट वगैरह जो आसाम यूनिवर्सिटी दे रहा है ये भी लाइट फ्री नहीं है। सो ये आपके लिए फ्री होगा क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैर कर, राइट? जैसे मेरा ट्रैवल है और DHR है, लेकिन ये फैन लाइट का खर्चा थोड़ी DHR है। Clear? That is the concept of resources, which essentially means that if I have to take expenditure, which means simple logically, मेरे को अगर ये देखना है कि मेरा विवेक अगर मैं बोलूँ हाँ मैं अगले महीने आ रहा हूँ, तो विवेक क्या करेगा? विवेक बोलेगा कहाँ से आ रहे हो सर? मैं बोलूँगा बैंगलोर से, तो बोलेगा हाँ बैंगलोर को कैलकाटा, नहीं तो गुवाहाटी, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वापस, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 4 करेगा। दैट इज कॉल्ड प्राइस, या अदर वन इज कॉल्ड रिसोर्स। कितना फ्लाइट लेना पड़ेगा वो मल्टीप्लाई, अगर एक ही फ्लाइट है तो 2 बार मल्टीप्लाई करो, 4 फ्लाइट है तो 4। सो दैट इज द लॉजिक, रिसोर्स इनपुट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस बिकम द एक्सपेंडिचर। Correct? Either you can do sum, but sum is not logical. That is why we take expenditure equals resource inputs multiplied by price, which essentially means that मेरा जो price है वो है, अगर आप स्कूल का बेसिक इकोनॉमिक्स जानते हो तो selling price equals cost price plus profit, right? फिर गवर्नमेंट में कैसे कम हो जाता है? गवर्नमेंट में सेलिंग प्राइस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉस्ट को कम इसने बोला अभी 2000 रुपये कम MRI, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बदले लॉस। क्या गवर्नमेंट लॉस में चल रहा है? सब्सिडाइज रेट में। एग्जैक्टली, तो वो होता है कॉस्ट टू सब्सिडी। डॉक्टर को वही 2 लाख रुपया देना पड़ता है, बस वो पेशेंट से नहीं है, वो गवर्नमेंट के बजट से, जिसको हम लोग इकोनॉमिक में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सब्सिडी। करेक्ट? सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, जो प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस AAE। प्राइस इज व्हाट यू पे व्हिच इंक्लूड्स प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ सब्सिडी, कॉस्ट इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज द ट्रू। Correct? Where, for example, and then you have certain items like, then you have other costs. For example, the cost of my phone is the making cost plus distribution cost plus marketing cost, and then वो बोलेगा अरे ये iPhone है उसका वैल्यू, ब्रांड का वैल्यू भी डालेगा, तब जाके वो 80,000 या 90,000। हेल्थ केयर में वो कंसेप्ट आता है, एस्टर चार्ज करेगा, सीनियर डॉक्टर है 20 years एक्सपीरियंस है, he will charge more. So ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर में एक कंसेप्ट नहीं है, the more senior you want to reach, उसके ब्रांड के पैसे लगते हैं, बस हम उस तरफ से सोचते नहीं, but actually वही लॉजिक, क्योंकि हॉस्पिटल को तो अपना कमाना है। I went to a surgeon, orthopedic surgeon, and there is a surgeon that we have, I know वो 5,000, उसका एक कंसल्टेशन is 5,000, right? Because he has to pay to the hospital where the consultation is happening, but he devotes 20 minutes to the patient. That is very clear. मैं सिर्फ 10 ही पेशेंट देखूंगा या 5 ही पेशेंट देखूंगा, क्योंकि वो रोज को OPD नहीं कर सकते, सर्जरी नहीं कर सकते। तो जो 2 दिन में कमाता है वो फिर 1 लाख रुपए कमाते हैं, which means that healthcare में भी ये लॉजिक होता है। Just that हम लोग ऐसे इकोनॉमिक्स हम लोग या स्टैट्स के लॉजिक से हम लोग ने कभी सोचा नहीं, कॉस्ट कम दिखता है या ज़्यादा दिखता है उसका ये मतलब नहीं है कि एक ही फैक्टर। एनीवे सर जो मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब काफ़ी क्लियर सुनते हैं, सिर्फ इसी फैक्टर्स के ऊपर नहीं, इसी का फैक्टर्स नहीं है। सो व्हाट इज those who know what's inflation, I don't have to explain. So there is a component called as medical inflation. One is called the कौन सा inflation? एक होता है consumer, फिर एक दूसरा क्या? एक होता है medical inflation. He is asking what is the contribution to medical inflation? What is both? दोनों ही economics और कोई है? अगर मेडिकल में इन्फ्लेशन होने का रीजन
हाँ मेडिकल का इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द CPI 8%, 7%, 9% ट्रेडिशनल. CAGR अगर देखोगे, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखोगे तो मेडिकल की इन्फ्लेशन 13% क्यों होता है? न्यू टेक्नोलॉजी. दूसरा है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी बढ़ता है. कुछ एक जनरेशन था यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आपको पढ़ते थे, आज आप कहीं चलिए राइट. दूसरा पूरा टेक्नोलॉजी. बिना R&D का तो हेल्थकेयर को नहीं चलेगी. हर एक डिजीज का नया मेथड आ रहा है. दैट इज व्हाई कॉस्ट ऑफ प्लस ऑफ कोर्स आई एम श्योर पीपल आर अवेयर ऑफ द concept of information asymmetry. You are aware of information asymmetry concept? One like to explain. And how is it relevant to healthcare? Suppose you are selling health insurance and I am the buyer. And I have more knowledge or information about my health, but you don't have. That is called information asymmetry. How is it applicable in healthcare? Because a doctor will always know more about your health than you. So he can decide what he should tell you. That is why I ask you not to apply goods and services in healthcare. It is applied. That is why it's called information asymmetry. That is number one. Number two, there is a concept called as moral hazard. So explain it. Suppose I have bought the health insurance. Suppose taking the example of car insurance. So मेरा behavior since मैंने इंश्योरेंस ले लिया है तो वो इवेंट लाइकलीहुड ऑफ दैट इवेंट विल इंक्रीज. मैं इतना अच्छे से ड्राइव नहीं करूँगी शायद, क्योंकि मुझे पता है तुम कॉस्ट तुम इनकर करोगे ना. अगर एक्सीडेंट चेंज ऑफ बिहेवियर ड्यू टू द इंश्योरेंस. करेक्ट. सो मेरे पास इंश्योरेंस है तो मैं क्या करूँगा? सीधा डीलर से ले लूँगा, क्योंकि मुझे तो पे नहीं करना है ना, मैंने प्रीमियम दे दिया. तो ये सारे फैक्टर्स हैं मेडिकल इन्फ्लेशन. कॉस्ट इफेक्टिवनेस अलोन विल नॉट मेक सेंस. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक इनपुट है, बाकी रेगुलेशन, कॉस्ट कंट्रोल, बहुत सारा चीज़ है. सो मेडिकल इन्फ्लेशन के रिजल्ट सेपरेट. बट दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ये हमारा पूरा जो इकोनॉमिक इवैल्यूएशन है ये क्वाड्रेंट में, इकोनॉमिक क्वाड्रेंट में. तो इसमें अगर मैं एक्स एक्सिस देखूं तो इस साइड लेस इफेक्टिव है और उस साइड मोर इफेक्टिव, राइट. मैं कॉस्ट लूं तो नीचे वाला मोर कॉस्ट है और ऊपर में लेस कॉस्ट है, राइट. तो ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? लेस कॉस्ट है और लेस इफेक्टिव भी, राइट. दूसरा में लेस कॉस्ट है, मोर इफेक्टिव. लेस कॉस्ट मोर इफेक्टिव. कुछ सोचना पड़ेगा डिसीजन लेने को. स्ट्रेट अवे खत्म. मेरे को यार पैसा कम खर्चा मिल रहा है, तो ज्यादा आउटकम मिल रहा है, ले लो. इस तरह बात है. मोर कॉस्ट लेस इफेक्टिव. कुछ भी सोचना है डिसीजन लेने के लिए, डिस्कार्ड कर देना है. तो ये दो कभी भी हेल्थ केयर में लागू नहीं होता. लागू होता है इधर वाला और इधर वाला. मतलब मोर कॉस्ट है और मोर इफेक्टिव भी है, और इधर है लेस कॉस्ट है, लेस इफेक्टिव भी. क्योंकि इंडिया में कभी कभी हम लोग लेस कॉस्ट का प्रोडक्ट भी ले लेते हैं. भैया कुछ तो दे दे, नहीं तो लोग मर जाए, राइट. There's a lot of malaria drugs cannot be afforded by the entire country. बोलना बहुत आसान है. Like Kenya में entire country cannot afford malaria intervention for all the population. So then what will they do? They will take less effective because that is all they can afford. So they will choose a less cost. In fact, India में बहुत सारा government decision less cost, less effective में होता है. क्योंकि हमारे पास उस लेवल के और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही होता है ना, एलिमेंट वाला लॉजिक. लो कॉस्ट बट लो इफेक्टिव. Anyway, and then more cost, more benefit. So in that case, what we are asking, are the extra benefits worth the added cost? स्वीडन में भी यही हुआ. लोग बोलेंगे मैं टैक्स दे दो लेस कॉस्ट.
मोर इफेक्टिव में हेल्थ केयर नहीं आता है। बताओ मेरे को एक भी एग्जांपल। कार का प्राइस रिड्यूस हुआ है, अगर आप सेम वैल्यू देखोगे मारुति का वैल्यू और इन्फ्लेशन डालोगे तो आज मारुति चीपर है 10 साल 15 साल से पहले। हेल्थ केयर नहीं होता कभी, वो इन्फ्लेशन छोड़ दो, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन नहीं वो चल रहा है। देखो गाड़ी आप 20 साल तक चला सकते हो, MRI नहीं चला सकते आप 20 साल, आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा 7 साल 5 साल। वन बिकॉज वेयर एंड टेयर का तो है यूसेज का, दूसरा है कि नया टेक्नोलॉजी आएगा तो वो फिर करेंगे क्या? डॉक्टर बोलेंगे मैं तो नहीं यूज करना है कोरोना, मैं तो इसमें ट्रेंड ही नहीं। तो हेल्थ केयर में दूसरा चॉइस प्रॉब्लम होता है। That is why it will not ever have a low cost, more effective problem. नहीं हो सकता है। So can we relate it to behavioral suboptimal solutions? Yes, though that optimization is not part of economic evaluation. We use one method that is called discrete event simulation में हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें आता है जब माइक्रो सिमुलेशन में। Remember, optimization is not part of HTA. It is an operation research. Remember yesterday we discussed. And optimization is not operation. Optimization is an operation research issue. It is not a choice issue. That is why that logic is not applying. For those who are not knowing what she is asking, there is something called as optimization theory. मतलब for example healthcare में मेरे पास 3 रेडियोलॉजिस्ट हैं, 50 पेशेंट आ रहे हैं, इन पेशेंट भी आ रहा है, आउट पेशेंट भी है, इमरजेंसी भी है, मेरे पास 3 ही मशीन है, तो मैं एलोकेट कैसे करूँ सबको अपॉइंटमेंट? उसमें कोई चॉइस तो है नहीं ना, तब आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो उसमें आप लोग गेम थियरी जैसे सिमुलेशन मेथड है, डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन या इस तरह का मेथड यूज कर सकते हैं। सो हमने अभी किया हुआ है, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स डिड अ डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन यूजिंग अरीना सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग ने एक हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी को एफिशिएंसी कैसे कर सकते हैं उसका मॉडल हम सिमुलेट करके हमने एक्सप्लोर किया। तो हर एक का टाइम लेके 6800 ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है, सबका टाइम पॉइंट देना होता है। सो वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, वो HTA प्रॉब्लम है, because that is operation, right? And I hope I have answered your question. So essentially healthcare will be sitting in the northwest and southeast quadrants. The other 2 quadrants will not be mostly applicable. So health outcome क्या है? कल से बोल रहे हैं health outcome value ये होना चाहिए। This is what is outcome. Mortality, if I am able to reduce deaths. So cost effectiveness of COVID vaccine means it is also going to reduce deaths, right? And that is why we will also use the concept of life years gain. If I give vaccine, the man will be, the person will be able to live more years. So there is a gain of life years. That will be part of the outcome assessment. So that is also life years gain, right? Screening आज कर रहे हैं, डिटेक्ट अर्ली हो रहा है सर्वाइकल कैंसर, डेथ्स अवॉइड कर रहे हैं, तो भी एक आउटकम है। That is why you have to understand the difference between clinical outcomes and effectiveness outcomes. These are all effectiveness outcomes, right? ये odds ratio relative risk नहीं बता है, proportion, numbers, rate ratio proportion में बैठा है। क्लिनिकल मेजर्स भी ले सकते हैं, क्लिनिकल मेजर कब लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग ले नहीं सकते, हजार्ड रेशियो को डिवाइड करके नहीं ले सकते, उसको हम लोग को फिर एक मेजर में चेंज करना पड़ेगा। टिपिकली हम लोग उसको जो हम लोग कल देखेंगे मॉडलिंग में या वैल्यू में, उसको हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज करके एक सिंपल मेजर लेंगे। केसेस अवॉइडेड, आज मैंने अगर ग्लोकोमा स्क्रीनिंग किया तो कल ब्लाइंडनेस के कितने केसेस बचेंगे? डिजीज स्पेसिफिक स्टेज, टाइम टू फुल रिकवरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकरेंस, ये सब होता है आउटकम मेजर जहाँ पे हेल्थ आउटकम होता है। फिर होता है इंटरमीडिएट आउटकम, रिस्क फैक्टर्स, राइट? सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर मैं वो आइडेंटिफाई करूं तो मेरा डिजीज पकड़ने का जो चांस है वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। नंबर ऑफ केसेस डिटेक्टेड, immunization rate, side effects. You can also use personal measures such as satisfaction and comfort. So in the whole field of economic evaluation, the outcomes are of these 3 types: health outcomes, intermediate outcomes, and personal measures. Understood?
you realize that it all comes out to single value. Remember, problem of challenge of economic valuation, आपका denominator एक ही value हो सकता है. So ये कोई भी आप देखो सारे एक ही value, तो denominator सॉर्ट है. So that is the concept of benefit. दूसरा एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जहाँ पे मैं बेनिफिट को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करूँ. Right? Those are economists will understand what is called as net present value. You want to explain to class what is NPV? Both of you, either of you. It is the present value of future inflow minus IRR. मेरे को देख के चलो IRR NPV में IRR Minus. एक होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू. दोनों में फर्क है. Sir, IRR में NPV को 0 बना दिया जाता है. इसको NPV हाँ तो 0 बनाया जाता है. फिर और profit 0 होता है NPV. ऐसे चलेगा यार. So the benefit that we calculate in cost benefit analysis is calculated using net present value, which means that if I invest 1 rupee, will the net present value, if it's more than 1, but then my NPV is positive. If it's less than 1, my NPV is negative. That is what is called net present value. So basically you can calculate cost benefit ratio using NPV और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें हम लोग इफेक्टिवनेस को डिनोमिनेटर को हम लोग मॉनेटरी वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं. राइट? दूसरा है कॉस्ट यूटिलिटी. अगेन यू गाइस वांट टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. So it is the satisfaction मेरे को पता है. which is measured in terms of it is the satisfaction which is measured in terms of utility, which is measurable. Satisfaction that can be quantified. So you guys are satisfied. So what does that mean from the class? इतनी गर्मी में पसीने बहा के 3 दिन बैठे हैं, तो इनको सर्टिफिकेट देना है. किसी और को 1 दिन मांगेंगे. हाँ हाँ जी. क्या यूटिलिटी यार? ऐसे बच्चे लोग पीएचडी करेंगे तो क्या फायदा? इकोनॉमिक्स को अब एनपीवी नहीं आता, स्टैट्स वाले को ऑड रेशियो नहीं आता, तो क्या चलेगा दुनिया? ये देश में तो क्या होगा ऐसा? क्या है मैडम यूटिलिटी? इसके बिना इकोनॉमिक्स कैसे इकोनॉमिक्स होता है यार? सैटिस्फैक्शन होता है यूटिलिटी. यस सर, आप भी हो, बस लड़की को आगे बढ़ा करके बैठ गए हैं. बोलो यूटिलिटी क्या होता है? Suppose I am consuming apples. मार्जिनल यूटिलिटी मतलब So increase in due to increase in 1 unit of my consumption, how much total utility is increased? हाँ, तो एक कंजम्पशन मेरा बढ़ेगा तो यूटिलिटी का क्या कनेक्शन? हाँ, marginal क्या है? अमर्त्य सेन ने कहा क्या कहा था? वहीं से आया ना ये सब. पढ़ा है. वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पहला तो ये है ना, यूटिलिटेरियन कंसेप्ट होता है. तभी तो यूटिलिटी को मैक्सिमाइजेशन वाला होता है. अगर सारे लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे तो क्या होगा? इसके लिए गवर्नमेंट होना चाहिए. ये सब भूल गए. कैपिटलिज्म सब पता नहीं कहाँ चला गया. मैं तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ. मैंने पाइस वाइस नहीं पढ़ा. यू थिंक आई एम एन इकोनॉमिस्ट? नो, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट. हैं? तुम्हें लगता है कि मैं सब पढ़ के आपको इकोनॉमिक्स का सब है? अभी तो गवर्नमेंट चाहिए ना, नहीं तो सब लोग फिर प्रॉफिट मोटिवेशन में फिर सोसाइटी कैसे चलेगा? लेकिन गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी तो चाहिए, क्योंकि वो भी तो अपना मैक्सिमाइजेशन में जाता है. कभी तो रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, तो लॉ चाहिए. ये सब पता नहीं है. यही है ना वेलफेयर इकोनॉमिक्स. मैं क्यों बता रहा हूँ? तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यूटिलिटी क्या है? How can you bring utility to one concept of satisfaction? बेचारा अमर्त्य सेन ने गुलाटी को अनुभव. मैंने इतना बड़ा बुक लिखा है, यूटिलिटी को डाल दिया एक वर्ड में satisfaction. हैं? गुलाटी मारेगा. बोलेगा डोंट प्ले, दे दो मेरे को, बहुत दे दो. मेरे अपने देश के बच्चे मेरे को समझ
सोशल कैपिटल इतना सारा चीज़ें हैं यार, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं, यूटिलिटी क्या है सब याद आ रहा है? अभी इकोनॉमिक्स वेलफेयर इकोनॉमिक क्लास सीखा होगा ना। यूटिलिटी के बिना फिर मैं कल कैसे वैल्यू दे सकता हूँ? क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ उसमें यूटिलिटी होता है। अब फिर मैं अगर ऐसे करने जाऊँगा तो फिर कहीं जा ही नहीं पाऊंगा, है? मतलब मुझे यूटिलिटी पहले सिखाना पड़ेगा, तो बच्चे पॉकेट में लेके चलते हैं। What is the utility? चलो जो आता है वो बोलो। satisfaction, हाँ, happiness, मतलब satisfaction well-being. मेरे को अभी AC चालू किया तो भाई utility पड़ा। क्योंकि मैं more satisfied। हाँ? Benefit यही है। ट्राइबल पॉपुलेशन में तो मैं एक मेंबर टू अ ट्राइब हूँ, तो सोशल कैपिटल है। उसको लगता है कि मेरे को ज़्यादा यूटिलिटी वैल्यू मिलेगा। मैं अकेला जाऊँगा तो मुझे इतना यूटिलिटी नहीं मिलेगा। तो कौन सा बेनिफिट मिलेगा? सारे भी बेनिफिट से नहीं होगा ना। कल का जो बोला था वो पढ़ा गई। अभी आज मैं बोलूँ पढ़ गया तो कर दिया, पढ़ गया नहीं। देखते हैं फिलहाल तो कल समझते हैं, क्योंकि कल वैल्यूएशन हो जाते हैं। सो कल मैडम सीख के दोनों दिन सीख के आएंगे कि यूटिलिटी क्या है, तभी पढ़ेंगे आपको। मुझे नहीं, कल वैल्यूइंग हेल्थ सिखाना है, तो यूटिलिटी नहीं है तो फिर मैं आपको कॉलेज तक लेके करूँ क्या? utility, welfare economics. सब कुछ पढ़ के आ जाओ कल। तुम लोग आपको इधर आप दोनों बैठ के इधर कल यूटिलिटी बताओ। तो दूसरा वाला आ जाओ। Next one. Right? So we understood all the basics of where is the concept of economic evaluation fitting. We'll now learn about the methods of doing the economic evaluation. Right? So the first thing that we have to understand is what are the various ways in which healthcare evaluation is conducted. So if you see this row column table, it's not actually 2 by 2, but to some extent. If you look at the concept there, if you look at this side, is the comparison of two or more alternatives, which is the row, and are both cost and outcomes of alternatives assessed. If it is no, that is, it doesn't examine outcome and it doesn't examine comparison of alternatives, it will become partial evaluation or outcome description, right? ये नो होगा तो partial evaluation, सिर्फ कॉस्ट को एग्जामिन कर रहा है, राइट? लेकिन ऑल्टरनेटिव को नहीं देख रहा है, तो वो पार्शियल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ बिजनेस मेथड होता है। अगर आप दोनों में, मतलब देखो यहाँ पे वेरी क्लियर है, यू आर सीइंग इफ इट ये नो है, ये नो है, लेकिन ये नो एग्जामिन ओनली आउटकम, दैट मींस कॉस्ट कर रहा है तो पार्शियल इवैल्यूएशन होता है, कॉस्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ आउटकम्स को एसेस कर रहा है, ये कॉस्ट को एसेस कर रहा है लेकिन आउटकम्स को एसेस नहीं कर रहा, तो उसमें उसको बोलते हैं पार्शियल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। अगर आप ऑल्टरनेटिव में दो ऑल्टरनेटिव यस कर रहे हैं तो एफिशिएंसी एनालिसिस है, दो ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं लेकिन सिर्फ एग्जामिन कर रहे हैं कॉस्ट, आउटकम्स को नहीं, तो वो होगा कॉस्ट एनालिसिस, वो पार्शियल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। और जो फाइनल है जहाँ पे मैं कॉस्ट को भी देख रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव भी देख रहा हूँ, आउटकम्स को भी देख रहा हूँ, तो फुल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होता है। इसलिए 5 टाइप्स है,
cost consequence analysis, cost minimization analysis, cost effectiveness analysis, cost utility analysis and cost benefit analysis. राइट, स्लाइड्स है आप लोगों के पास, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लेना, काफी सिंपल। So first we'll understand what is cost of illness. Right? So let's say that one of your family member has been identified with diabetes. इस साल उनको पता चला कि डायबिटीज है, right? So डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज यूज होंगे? लाइक वो डायग्नोस करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज यूज होंगे? मैंने आपको अभी रिसोर्स का कंसेप्ट बताया था। No, you are now not understanding. I use the word resource. Doctor is also a resource. So for diagnosing that person has got a disease, what are the resources required? See, you have to understand the concept. वो हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर बैठ के तो डायग्नोस नहीं होगा। लेकिन वो हॉस्पिटल में जाएगा तो कुछ रिसोर्स यूज होता है। वो कौन सा यूज हुआ है मैंने पूछा? डायग्नोस होने के लिए कंसल्टेशन, फिर टेस्ट, फिर डायग्नोस होने के लिए मैडम मैंने मेडिसिन और कुछ जा रहा है ना, क्या उड़ के जाएगा? ट्रैवल करना पड़ेगा ना, और अकेला जाएगा, साथ में कोई ना कोई जाएगा। इसको बोलते हैं रिसोर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, इसके बिना हम लोग कल तक कुछ मॉडल कुछ नहीं कर सकते। बिल्डिंग रिसोर्स नहीं होता, जहाँ पर जा रहा है तो जा रहा है वो तो अलग बात, दैट इज डिफरेंट। बट हम लोग का मेरा पेशेंट लेवल में मेरा रिसोर्स वही है, वो पर्सपेक्टिव है, वो मैं सिखाऊंगा। पर्सपेक्टिव, पेशेंट पर्सपेक्टिव, ये चार एलिमेंट है कॉस्ट। डॉक्टर का पर्सपेक्टिव में क्या है? उसका अपना टाइम, उसका स्टाफ, उसका चेयर, उसका रूम। हॉस्पिटल का पर्सपेक्टिव क्या है? मेरा बिल्डिंग, मेरा ये। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है कि मैं उसको इंश्योरेंस दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव योर कॉस्ट आपको रिसोर्सेज विल चेंज। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव। व्हेन यू डू कॉस्ट एनालिसिस, cost logic in economic evaluation, you have to also use the word perspective. Is it from a patient perspective, societal perspective? Societal perspective में वो बंदे का वेज लॉस भी कंसिडर, क्योंकि एम्प्लॉय को सिक लीव देना पड़ता है, या अगर वो डेली वेज अर्नर है तो उसका डेली वेज भी खत्म हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड अ सोसाइटल पर्सपेक्टिव। देन पेशेंट पर्सपेक्टिव, हॉस्पिटल पर्सपेक्टिव, हेल्थ सिस्टम पर्सपेक्टिव। सो पर्सपेक्टिव के बेसिस पे कॉस्ट चेंज होगा। लेकिन just keep it simple. So he has got diagnosis which is doctor's time, which is fees. He has to pay for the laboratory test. Then based on the laboratory test, he is diagnosed as diabetes. Then what happens? उसके बेसिस पे उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। तो प्रिस्क्रिप्शन लेके वो क्या करता है? दवाई खरीदते हैं। आपको तो जाए इसकी ऑनलाइन भी जा सकते हैं, लेकिन दवाई खरीद, करेक्ट? फिर घर में जाकर ट्रैवल करते हैं, फिर हाँ ले लिया, फिर कुछ दिन बाद फिर आता है, कुछ हद तक, कुछ टाइम तक उसको फिर जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, राइट? करेक्ट है? वो रेगुलर था 1 साल, 2 साल, तीसरे साल में इरेगुलर हो गया, तब क्या हुआ? क्या सिस्टम था? उससे होगा क्या? उससे होगा कि उसका चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ सकते हैं, दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे वी ऑल नो दैट डायबिटीज इज सिस्टमिक डिजीज, कोई भी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, इधर उधर, राइट? तो कभी लीवर में जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, करेक्ट है? सो ये अगर मेरे को समझना है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ अ डिजीज, आई हैव टू यूज द कांसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इलनेस। जिसका मतलब है कि डिजीज को डायग्नोस या आइडेंटिफाई, डायग्नोस, मैनेज करने के लिए डिजीज कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसका जो रिसोर्सेज को मैं इंक्लूड करूंगा सिर्फ। दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल थिंग्स इन लाइफ।
Resources mean ये है resource. I am a resource here. This room is a resource. Please understand that. Somebody has to pay. Correct? So that method is called cost or release. Everybody understood? In that you have to use perspective. क्योंकि we just discussed ना कि वो cost अगर country bear कर रहा है तो कंपनी को उसको छुट्टी देना पड़ेगा. वो तो उसके अपने जेब से नहीं जा रहा है ना. लीव इज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. बट वो अगर डेली वेज अर्नर है तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि भाई साहब उसको सोशल सिक्योरिटी फंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए. वो पैसा कहाँ है? तो जब पर्सपेक्टिव चेंज होता है तो कॉस्ट भी चेंज होता है. कॉस्ट चेंज होता है, रिसोर्सेज चेंज होता है. रिसोर्सेज चेंज होता है तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस के अमाउंट भी चेंज होता है. बट ये पूरा मेथड को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इलनेस. अंडरस्टूड? उसके लिए दो टाइप का मेथड है. एक होता है प्रेवलेंस मेथड और एक होता है इंसिडेंस. और मंडे ट्यूसडे को लिखाया होगा ना किसी ने इंसिडेंस प्रेवलेंस क्या है? नो डिजीज आ गया. फिर अच्छा, तो अभी मैंने डायबिटीज का एग्जांपल लिया तो इंसिडेंस और प्रेवलेंस सब कॉस्ट को लॉजिक. पहली बार जब डायग्नोज हुआ है तो वो इंसिडेंस हो गया, राइट? तो उसके लिए कॉस्ट एनुअल होता है. जब वो मेथड यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं इंसिडेंस मेथड, जहाँ पे मैं सिर्फ इंसिडेंस कंसिडर कर रहा हूँ. और दूसरा है जहाँ पे मैं प्रेवलेंस को कंसिडर कर रहा हूँ, जहाँ पे पिछले अगले साल ओल्ड केस हो जाए. बंदा वही है लेकिन वो केस ओल्ड हो जाए. उसके लिए मुझे पर्सपेक्टिव देखना, मतलब एक टाइम पीरियड देखना. 5 ईयर कॉस्ट, 7 ईयर कॉस्ट, 10 ईयर कॉस्ट. जब वो कॉस्टिंग कंसिडर होता है उसको प्रेवलेंस मेथड. सिंपल है. दो टाइप प्रेवलेंस मेथड इंसिडेंस. इसलिए एपी के बिना ये नहीं होगा. इसी के लिए 2 दिन आप लोग को मंडे ट्यूसडे को एक बड़े आदमी को बोला कर सिखाने और आप लोग बीच में अक्टूबर 2 में पता नहीं क्या खाते सब भूल गए. आए बने एक बड़ा आदमी मंडे ट्यूसडे को सिखाने के लिए हैं. यही है क्लास में हैं. बस स्टूडेंट लोग उसके लायक नहीं है. सब भूल गए 2 तारीख को और आ गए इधर odds ratio, relative risk, पता क्या क्या सब भूल गए. Anyway, the point is these are the types of full economic events. Cost consequence में क्या होता है? Cost consequence में होता है कि अगर मेरे को HIV है, right? और HIV में मेरा immunity कम हो सकता है, correct है? क्योंकि वो immunosuppressive disease है. तो अगर मेरे को उसको मैनेज करना है तो मेरे को other drugs भी देना होगा. That is called cost consequence. कि अगर मेरे को एडिशनल ड्रग, उसमें भी ऑप्शन होंगे तो ये देना चाहिए या वो देना चाहिए. दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस. उसमें कॉस्ट मेजरमेंट होता है डॉलर में, आउटकम मेजरमेंट होता है मल्टीपल डायमेंशन लिस्टिंग ऑफ आउटकम. दूसरा होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन. कॉस्ट मिनिमाइजेशन बोलता है कि आउटकम सेम है. अब बस से जाओ, कार से जाओ, वही 60 मिनट लग रहा है. तो मिनिमाइजेशन, कॉस्ट कौन सा कम लगेगा आप वो चूज करोगे. जब मेरे को दोनों साइड, आप कार लो या ऑटो लो, मेरे को 1 ही घंटे में पहुंचना है तो मैं कौन सा सस्ता है मैं वो लूंगा ना. तो वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन. उसका मतलब है जब 2 ऑल्टरनेटिव या 2 से ज्यादा आउटकम सेम है, बेनिफिट सेम है, तो मैं कॉस्ट सेविंग क्या है उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा. वो मेथड के लिए मेरे को कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना है. कंपेयर करेंगे लेकिन एफिकेसी सेम होना है. लेकिन जिनको हेल्थ केयर पता है ये सिनेरियो बहुत कम होता है जहाँ पे दोनों चीज सेम होगा. पॉसिबिलिटी बहुत कम है, करेक्ट? उसमें भी कॉस्ट जो है वो डॉलर में कम होगा. डॉलर पर रुपये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है. बट जस्ट टू देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस. कॉस्ट इफेक्टिवनेस है जो हमारा हेल्थ आउटकम्स है, जहाँ पे नेचुरल यूनिट ऑफ मेजर, बेड डेज सेव्ड, बेड डेज अवॉइडेड, ये वाला जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस करेगा. कॉस्ट यूटिलिटी क्या करेगा? कॉस्ट यूटिलिटी बोलेगा कि मेरे को $1 से कितना यूटिलिटी चेंज होगा. उसके लिए मैडम जब आएंगे तब फिर यूटिलिटी समझेंगे तब हम लोग कॉस्ट, राइट? उसमें भी वही होता है. इंक्रीमेंटल चेंज इन आउटकम्स व्हिच इज क्वालिटी, यूटिलिटी will incur the incremental cost to achieve an incremental change in utility is what we analyze using cost utility analysis. जहाँ पे हम लोग यूटिलिटीज को, यूटिलिटी इज बेसिकली नथिंग बट ना उसका जो ये मेरा जो
परसीव बेनिफिट है, नॉट बेनिफिट, परसीव बेनिफिट, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। सही है ना? तो परसीव का भूल नहीं, तो वो जो परसीव्ड है, क्योंकि मुझे ये ट्रीटमेंट से मुझे ये यूटिलिटी दिख रहा है, और उसको हम लोग कल देखेंगे, जब हम लोग इसमें भी थोड़ा होगा, लेकिन कल ज्यादा सीखेंगे वैल्यूइंग एंड मेजरिंग हेल्थ में कि हम लोग यूटिलिटी को कैसे मेजर करें, राइट? देन व्हाट वी डू इज वी कन्वर्ट दोस यूटिलिटी इनटू क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ व्हिच इज अ क्वालिटी एंड अ क्वांटिटी, क्योंकि यूटिलिटी सिर्फ क्वालिटी चेंज करता है, वो अपने को ये नहीं बताता कि कितना एडिशनल क्वांटिटी मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग को यूटिलिटीज को क्वालिटीज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है? और जो फाइनल है उसका आउटकम भी डॉलर या रुपी होगा और कॉस्ट भी डॉलर या रुपी होगा। तो ये कंपैरिजन है इसके टाइप्स की। कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है, मैं इसको वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये है सीसीए का एग्जांपल, a prospective cost consequence analysis of adding lamivudine to zidovudine containing antiretroviral treatment regimens for HIV infection in the US. Right? Cost minimization analysis मैंने वही बोला, rarely performed क्योंकि हेल्थ में उतना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, कहाँ पे यूजफुल होता है? जेनरिक ड्रग देना है या ब्रांडेड ड्रग देना, अगर दोनों में तो सेम ही आउटकम है तो कौन सा कम है वो मैं दे दूँ, राइट? दूसरा है कि सेम इंटरवेंशन बट इन डिफरेंट सेटिंग, मैं अगर डॉक्टर को हॉस्पिटल में दूं वो मेरे को कम कॉस्ट पड़ेगा, या मैं आशा वर्कर को मैं घर में भेजूं या पेशेंट को मैं और आशा वर्कर के पास भेजूं, कौन सा होगा? तो वो लॉजिक के हिसाब से इस तरह से देखा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस जहाँ पे नेचुरल लिमिट्स को आउटकम्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसमें बेड डेज अवॉइडेड हो सकता है, उसमें होता है डेथ्स अवॉइडेड, लाइफ ईयर्स गेन। रिमेंबर ये सब इफेक्टिवनेस आउटकम है, तो आरसीटी में मेजर नहीं होता, ये इफेक्टिवनेस को कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रॉम क्लिनिकल आउटकम्स। सिंपल लॉजिक है, देखो अगर मैं यहाँ पे जाके जैसे अभी ये इनका टीम जा रहा है बाहर, राइट, स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं और उनको हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा? मतलब वो टेलीस्ट्रोक में हो क्लिनिक में लेके आ रहे हैं और उसके बाद उनको टेलीस्ट्रोक से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो क्या होगा? क्या गेन होगा? बेसिक में ऊपर होगा, आउटकम्स में क्या बेनिफिट होगा? कॉस्ट के बारे में नहीं पूछना, वो जल्दी डिटेक्ट होगा तो एक तो उसको स्ट्रोक होने का चांसेस कम है, और अगर वो स्ट्रोक हुआ भी और उसमें भी टाइमली डिटेक्ट हुआ तो जो एक्सटेंट ऑफ पैरालिसिस है वो कम है, तो कल जाके वो इनकम कमा सकता है। सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस आउटकम, अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज, सो उसका क्लिनिकल आउटकम से इफेक्टिवनेस आउटकम को कन्वर्ट करना होगा कि अगर उसका गेन इतना है, गेट बोलते हैं, गेट मतलब चलने का, अगर उसको गेट इंप्रूव हो गया तो चल के काम पे जा सकता है। So that is what is called as effectiveness outcome. मतलब क्या कि मेरा अगर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर में चेंज होगा, डॉक्टर कैन टेल अस बेटर, I can have changes in my gait which will all depend on how my drug is working. So that is how you have to convert the clinical outcomes into effectiveness outcomes. Otherwise you cannot do cost effectiveness. And उसमें भी क्योंकि मेरे पास ये perceived benefit दिख रहा है मेरे को, तो मैं उसको utility मेरा gain होगा। वो यूटिलिटी गेन मुझे सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी नहीं देगा, मुझे क्वांटिटी भी देखना है, कितने साल तक मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके लिए हम लोग उसको क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स में करते हैं, जिसका अंडरस्टैंडिंग आपको कल होगा मेजरिंग एंड वेलबीइंग। सर एक चीज़ पूछना था, लाइक आपने जो एग्जांपल दिया वो जो स्ट्रोक का जो पेशेंट है, सो उनके साथ उनका फैमिली का भी तो वो आप लोग कॉस्ट में नहीं आता, वो कॉस्ट में आता है, यूटिलिटी में नहीं आएगा। और अगर कोई सेम आदमी का अगर कोई दुकान रहता है तो उसका वो यूटिलिटी में वो कंसीडर नहीं होता है सर, कल मैडम आपको अच्छे से यूटिलिटी इज माय परसीव बेनिफिट, नॉट व्हाट माय पेरेंट्स आर सीइंग। वो मेरे यूटिलिटी में नहीं है, वो उनका यूटिलिटी, राइट? माय यूटिलिटी वुड बी, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर स्टडीइंग हियर, योर यूटिलिटी इज टू हैव अ कैरियर, दैट इज नॉट द यूटिलिटी दैट योर पेरेंट्स हैव। Parents want you to have a better life.
So that is where their perceived benefit and your perceived benefit will never be the same. That is where we use the concept of utility maximization. Madam will explain tomorrow. We'll have a nice lecture in the morning at 9, 10, 11 o'clock. Please put in the schedule. Madam का नाम utility बताइए. और दूसरा है लास्ट जो है वो है कॉस्ट बेनिफिट, जहाँ पे हम लोग बेनिफिट्स को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं कि अगर वो ही स्ट्रोक का बंदा कल प्रोडक्टिव करके वो जा सकता है तो वो जो इंटरवेंशन उसका जो बेनिफिट है वो मॉनेटरी में कन्वर्ट करेंगे. लेकिन आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं, राइट. सो दैट इज व्हाई सीबीए तो मैंने लाइफ में नहीं किया है, और ये ज़्यादातर हेल्थ से ज़्यादा सोशल सेक्टर में ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीबीए सही से समझना है तो देयर इज अ मूवी कॉल्ड बट बेसिकली वो मूवी में द गाय इज एन इंजीनियर एंड ही इज नाउ लाइक मतलब उसको वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करता है. वो इंजीनियर था, वो इन्वेस्टमेंट फर्म में है, और उधर एक रात में मार्जिन कॉल होती है, मार्जिन कॉल. एंड उसमें एक सीन है, मैं यूजुअली यूज करता हूँ अगर टाइम मिले मेरे क्लासेस के लिए. माय स्कूल माय टीचिंग लेक्चर्स आर फुल ऑफ मूवीज, तो ये मूवी का क्लिप यूज करता हूँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझाने. एनीवे दैट गाय बोलता है कि एट वन गिवन टाइम एंड ही इज रिट्रेंड, मतलब उसको क्विट करने को बोल दिया. ही इज बीन आस्क्ड टू लीव, सो हिज फ्रेंड गोस टू मीट हिम एट हिज हाउस एंड दे आर चैटिंग. सो ही सेज आई वाज यूज्ड टू बी एन इंजीनियर एट वन टाइम. तो बोलता है वो जो ब्रिज दिख रहा है वो मैंने बनाया है, मतलब एक बड़ा ब्रिज बना है. तो लॉजिक क्या है, वो ब्रिज अगर बनेगा तो 1 मिलियन फॉर एग्जांपल या 100 मिलियन में गया तो इतने लोगों का किलोमीटर बचेगा, उतना किलोमीटर बचेगा तो तब पेट्रोल बचेगी, उतना किलोमीटर बचेगा तो टाइम भी बचेगा, उतना टाइम में दूसरा बंदा कोई दूसरा जॉब भी ले सकता है, या फिर वो घर जाके अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, या फिर ज़्यादा बीवी का डांट भी खा सकते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम मिला है वो बात अलग है. दैट इज कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ अ ब्रिज. दैट इज हाउ सोशल कैलकुलेशन done. Because there we cannot use return on investment, we have to do social return on it. Right? So that is what we use in cost benefit analysis. We convert the benefits into monetary value, which we all know is very complicated. It is not easy. What are the type of costs? 3 types of costs are there: direct medical, direct non-medical, and indirect. Correct? So let's take the example of diabetes again. So direct cost क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है जो कॉस्ट डायरेक्टली कंज्यूम होता है डिजीज मैनेज करने के, ट्रीट करने के लिए. तो ट्रीट या मैनेज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? डॉक्टर चाहिए, दवाई चाहिए, तो वो सब डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में है. लेकिन अगर मैं वीक है और डॉक्टर बोलेगा ठीक है थोड़े दिन के लिए विटामिन दे दो, तो वो डायरेक्ट मेडिकल नहीं होगा, वो डायरेक्ट नॉन मेडिकल. अंडरस्टूड? जैसे स्ट्रोक है, उसको मैंने एक क्रच दिया या वॉकिंग स्टिक दिया, वो ट्रीट नहीं करेगा डिजीज कंडीशन को, वो सिर्फ उसका क्वालिटी इंप्रूव करेगा, तो वो नॉन मेडिकल में जाएगा, लेकिन वो डायरेक्टली एसोसिएटेड. ठीक है? उसके बाद इन डायरेक्ट नॉन मेडिकल में ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा. मैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं खर्चा करूंगा तो मैं फैसिलिटी तक नहीं पहुंच पाऊंगा. दैट मीन्स आई हैव टू इनकर दैट कॉस्ट टू रिसीव केयर. That is why it is under the category of direct non-medical, right? Caregivers cost, उसका खाना का खर्चा, पेशेंट का खाना का खर्चा है डायरेक्ट मेडिकल, रिलेटिव का खाना का खर्चा डायरेक्ट non-medical, because that is not related to his disease. Now let us understand the concept of indirect cost. So there is a concept, again there are 2 people here. The concept is called productivity loss. To visit a doctor, the person needs to take sick leave. So that is wage loss matter. That is wage loss. मैंने अगर सिक लीव लिया है तो कंपनी पे करेगा, वो है वेज लॉस. मैं अगर बाहर ऑटो चलाता हूँ, बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, वो है वेज लॉस. वो प्रोडक्टिविटी लॉस नहीं है. प्रोडक्टिविटी लॉस कम्स फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एब्सेंटीज्म एंड प्रेजेंटीज्म.
Okay. Then absenteeism मतलब I need to take absent from the hospital, work. So if I am in the hospital, I have to take leave for 3 days. Correct? That is called absenteeism. That method of productivity loss calculation is called human capital method. There are 2 methods to calculate productivity loss. I'm not going to go into too much detail, but just for your information, this is called human capital method and friction cost method. ह्यूमन कैपिटल मेथड में मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल कल विवेक बीमार पड़े, 3 दिन छुट्टी है, विवेक का अपने जेब से कुछ नहीं जाएगा, सिक लीव जाएगा, लेकिन वो सिक लीव कहाँ से आएगा? उसकी सीटीसी से आएगा. करेक्ट? सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल अप्रोच. मतलब अगर मेरे को विवेक को रिप्लेस करना है और मेरे को वही उसका जो टीचिंग सेशन है मेरे को किसी और को हायर करना पड़ेगा, तो वो है ह्यूमन कैपिटल अप्रोच. अंडरस्टूड? दूसरा है फ्रिक्शन कॉस्ट, जिसको हम लोग रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं. रिप्लेसमेंट मतलब विवेक गया 1 महीने का, कुछ हो गया उसको, अब विवेक के लेवल का बंदे को हायर करना है, उसके बाद उसका हायरिंग के लिए जो खर्चा है वो भी है, वो मेथड बोलते हैं फ्रिक्शन कॉस्ट, जिसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट भी हम लोग ऐड करते हैं. बट ज्यादातर हम लोग तो ह्यूमन कैपिटल अप्रोच ही यूज करते हैं. तो सिक लीव जो है वो वर्क मतलब बेसिकली वेज लॉस होता है. दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी लॉस, जिसको एब्सेंटीज्म होता है, जो हमने कैलकुलेट किया. तीसरा होता है प्रेजेंटीज्म. प्रेजेंटीज्म होता है जैसे टीबी पेशेंट, वो उसको बाद में दवाई लेके बोला काम पे जाओ, कैन ही वर्क इन द सेम एनर्जी? नो, he will not be able to work for more than 5 hours a day, which means he is able to work less than 3 hours per, मतलब नॉर्मल से 3 घंटा कम कर रहा है. That is called presenteeism, cost of presenteeism. वो प्रेजेंट तो है लेकिन टोटल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काम नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है? बहुत लोग हैं ना जिनको सैलरी एडजस्ट करते हैं, बैंक में रोज नहीं जा सकते, घंटे एडजस्ट करते हैं, दैट्स कॉस्ट. तो वो कॉस्ट अलग होता है, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है. और जो लास्ट कंपोनेंट है वो है प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी. 50 इयर्स का है, मर गया, हमारा लाइफ रिटायरमेंट एज है 60, साल का 1 लाख रुपया कमाता है, तो 10 साल का 120 महीने का 1 लाख रुपया लॉस, वो है प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी का कॉस्ट. सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. उसको हर एक को मैंने कैलकुलेट करने का बहुत इजी बताया, बट लॉजिक यही. One is called sick leave, reduced productivity, early retirement, premature. VRS लेते हैं ना कुछ लोग, वो लॉजिक है अर्ली रिटायरमेंट. तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बार सुना होगा ना, तबीयत ठीक नहीं है मैंने रिटायरमेंट ले ली, तो उसका सैलरी तो सेम नहीं मिलेगा ना. तो these are the, ये है पर्सपेक्टिव जो आप पूछ रहे हैं. सोसाइटल में सारे कॉस्ट को कंसीडर किया जाए, हेल्थ केयर सिस्टम में सिर्फ मेडिकल कॉस्ट, थर्ड पार्टी में जो कवर्ड है, इंश्योरेंस जो कवर करेगा वही कॉस्ट को कंसीडर. सो दिस इज द स्लाइड दैट कैन एक्सप्लेन. ये हम लोग कल करेंगे, ये सब करेंगे. आप आ जाना, तो मुझे यूटिलिटी लॉ अगर फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों नहीं एक दूसरे को पढ़ाएंगे तो हम कैसे? ठीक है, स्लाइड है कल 11 स्लाइड क्या है? Agora o contexto.